Hello everyone, this is CA Keval Muta, and now we are going to revise and understand the chapter of charge of GST. ठीक है, it is a very important chapter. अब यहाँ पर जो इस चैप्टर में सेक्शन नंबर 7, 8, 9 ऑफ IGST एक्ट along with this सेक्शन नंबर 5 ऑफ IGST एक्ट, ये चारों सेक्शंस CA इंटर को नहीं है. ठीक है, तो CA इंटर के सिलेबस वालों को ये सेक्शंस देखने की जरूरत नहीं है. तो सीए इंटर में क्या है, सिर्फ सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट. ठीक है, अभी ये चैप्टर अपन स्टार्ट कर लेते हैं. पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं. ये चैप्टर का नाम है चार्ज ऑफ जीएसटी. ठीक है, चार्ज ऑफ जीएसटी. अब चार्ज ऑफ जीएसटी का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल जीएसटी किसी प्रोडक्ट पर या फिर किसी सर्विस पर लगने वाला है, तो किस तरीके का जीएसटी लगेगा, मीनिंग देयर बाय क्या सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा या फिर आईजीएसटी लगेगा. ठीक है, कौन सा जीएसटी लगेगा. अब ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा कि क्या ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है या फिर ये इंटर स्टेट सप्लाई है. आ रहा है समझ में, एकदम सिंपल चीज है. अगर अपन सेल कर रहे हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है कि आईजीएसटी लगाना है, इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द फैक्टर वेदर द सेड सप्लाई इज इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट. क्लियर. तो ये पहली बात हो गई. दूसरी बात, जो भी जीएसटी लगने वाला है वो जीएसटी गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा कौन. ओके, दैट इज टैक्सेबल पर्सन कौन होगा. ठीक है, मतलब जीएसटी किसको भरना पड़ेगा. हु इज द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी. नॉर्मल केसेस में इट इज सप्लायर. ठीक है, नॉर्मल केसेस में इट इज सप्लायर. तो सप्लायर को ही जीएसटी भरना होता है, लेकिन कुछ केसेस में रिसिपिएंट को भी भरना पड़ सकता है. ठीक है, तो वो केसेस भी हम लोग इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, दैट इज सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3 में. ठीक है, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 3, ये दो सेक्शंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आरसीएम में, दैट इज रिसिपिएंट को जीएसटी कौन से केसेस में भरना पड़ सकता है. आ रहा है पॉइंट समझ में. तो बेसिक ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. अभी ये जो चैप्टर है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में जो ये चैप्टर का महत्व है वो कहाँ से आ रहा है वो देखते हैं. तो आर्टिकल नंबर 265. ठीक है, आर्टिकल नंबर 265 ये क्या कहता है यहाँ पर देख लेते हैं. Article number 265 of the Constitution mandates that no tax shall be levied or collected except by authority of law. मतलब लॉ में जब तक नहीं लिखा है तब तक कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जा सकता, लेवी नहीं किया जा सकता, कलेक्ट नहीं किया जा सकता. ठीक है, मतलब लॉ में लिखा होना चाहिए कि भाई कलेक्ट कर सकते हो. अगर लॉ में नहीं लिखा है कि भाई कलेक्ट कर सकते हो, तो फिर कोई भी सप्लायर जीएसटी कलेक्ट कर ही नहीं पाएगा. समझ में आ रहा है. तो लॉ में लिखेंगे हम लोग, तो कहां पर लिखेंगे, चार्ज ऑफ जीएसटी वाले चैप्टर में लिखेंगे, सेक्शन नंबर 9 एंड सेक्शन नंबर 5 के अंदर. अब चार्ज ऑफ जीएसटी का जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जीएसटी कलेक्ट करने का जो पावर है वो इस चैप्टर से आ रहा है, सेक्शन नंबर 9 एंड सेक्शन नंबर 5. सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सेक्शन नंबर 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट. ये दोनों सेक्शंस पावर देते हैं सप्लायर को जीएसटी चार्ज करने के लिए, एंड ये दोनों सेक्शंस मैंडेट करते हैं कि रिसिपिएंट को जीएसटी भरना पड़ेगा. आ रहा है समझ में. सो दीज आर कॉल्ड एज चार्जिंग सेक्शन, दीज आर कॉल्ड एज चार्जिंग सेक्शंस. ठीक है, हर टैक्स के लॉ में चार्जिंग सेक्शन होता ही है, बिना चार्जिंग सेक्शन के लॉ नहीं बन सकता. क्लियर है. तो चार्जिंग सेक्शन का होना जरूरी है. तो जीएसटी का चार्जिंग सेक्शन कौन सा सेक्शन में, 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट. ठीक है, अभी हम लोग ये चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं. स्टार्ट हम लोग करेंगे विथ इंट्रास्टेट सप्लाईज एंड इंटरस्टेट सप्लाईज. ठीक है, अब आप सभी को पता है कि अगर इंट्रास्टेट सप्लाईज किया, इंट्रास्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट. ठीक है, विद इन द सेम स्टेट, सप्लायर रिसिपिएंट दोनों सेम स्टेट में. देखो ये एकदम लेमैन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ. सप्लायर एंड रिसिपिएंट, जरूरी नहीं है कि हमको सप्लायर एंड रिसिपिएंट सेम स्टेट में देखना. इट इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, हम लोग को क्या देखना है जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू, ये हम लोग स्पेसिफिकली देखेंगे अभी. ठीक है, इट इज लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई.
लेकिन लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो सप्लायर एंड रिसिपिएंट ये दोनों सेम स्टेट में होना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट, एंड अगर दूसरे स्टेट में है तो इंटर स्टेट। इंटर स्टेट के ऊपर लगता है आईजीएसटी, जिसका चार्जिंग सेक्शन सेक्शन नंबर 5 होगा आईजीएसटी एक्ट का। एंड इंट्रा स्टेट पे लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी, जिसका चार्जिंग सेक्शन होगा सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड एसजीएसटी एक्ट। एसजीएसटी एक्ट इज नॉट इन अवर सिलेबस। क्लियर? ओके। अब डिटेल में समझेंगे कि इंट्रास्टेट किसे कहना है, इंटरस्टेट किसे कहना है। अब ये जो टॉपिक है वो सीए इंटर को नहीं है, ठीक है, बाकी तीनों सिलेबस में है। सेक्शन नंबर 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, सेक्शन नंबर 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, इसको हम लोग 5 सब सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे। 7(1), 7(2), 7(3), 7(4) एंड 7(5। ठीक है, ये 5 सब सेक्शन है सेक्शन नंबर 7 के। अब ये सब सेक्शंस में क्या क्या लिखा हुआ है उसका हम लोग एक ब्रॉड ओवरव्यू लेंगे एंड उसके बाद डिटेल में जाएंगे। सेक्शन नंबर 7 का हेडिंग है इंटर स्टेट सप्लाई। सेक्शन नंबर 7 का हेडिंग है इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, ये हेडिंग है इंटर स्टेट सप्लाई। अब सेक्शन नंबर 7(1) एंड 7(2), ठीक है, ये दोनों है गुड्स के लिए। 7(3) एंड 7(4) ये दोनों है सर्विस के लिए। ठीक है, एंड 7(5) के अंदर ए, बी एंड सी, ये तीन है। ठीक है, 7(1), 7(2) इज फॉर गुड्स, 7(3), 7(4) इज फॉर सर्विस, 7(5) में ए बी सी हम लोग बाद में देखें। अभी 7(1) में जो गुड्स के लिए बात हो रही है, ओके, एक सेकंड में मार्कर का कलर चेंज कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है। ठीक है, इसी मार्कर से कंटिन्यू करता हूँ। 7(1) के अंदर जो गुड्स का मूवमेंट है, ठीक है, जो गुड्स का मूवमेंट है वो इंडिया में होना चाहिए। मूवमेंट इज इन इंडिया, मूवमेंट इज इन इंडिया। ओके, मूवमेंट इंडिया के अंदर है, एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर, दैट इज सप्लायर का रजिस्ट्रेशन वाला स्टेट, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई का स्टेट, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई का स्टेट। प्लेस ऑफ सप्लाई का एक बेसिक मीनिंग होता है डेस्टिनेशन। ठीक है, डेस्टिनेशन। अगर मैंने महाराष्ट्र से गुजरात में गुड्स बेचा है तो गुजरात इज द डेस्टिनेशन। तो मूवमेंट जब इंडिया के अंदर है, एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग स्टेट है, ठीक है, दो अलग स्टेट है, या फिर एक स्टेट है एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, तो इस केस में क्या माना जाएगा, या फिर दो अलग यूनियन टेरिटरीज है, तो इन सब केसेस में क्या माना जाएगा, ये ट्रांजैक्शन क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? आया समझ में? मतलब मूवमेंट इंडिया के अंदर होना चाहिए, एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग स्टेट, दो अलग यूनियन टेरिटरी, या फिर एक स्टेट एंड एक यूनियन टेरिटरी होना चाहिए। इस केस में इस ट्रांजेक्शन को क्या कहा जाएगा, कहा जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। क्लियर पॉइंट? ठीक है। 7(2) इज फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स। 7(2) इज फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड्स का इंपोर्टेशन जो होता है उसको हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। ठीक है, 7(3) इज फॉर सर्विस। अब गुड्स में हम लोगों ने चेक क्या किया, हमने गुड्स के अंदर चेक किया मूवमेंट इंडिया में होना चाहिए। ठीक है, अगर मूवमेंट इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रही है तो वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, एंड इंडिया से इंडिया के बाहर जा रहा है वो 7(5) में कवर होगा। आ रहा है पॉइंट समझ में? आ रहा है? मूवमेंट इंडिया के अंदर है तो 7(1), इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहा है तो 7(2), एंड इंडिया से इंडिया के बाहर जा रहा है तो सेक्शन 7(5) में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अब 7(3) देख रहे हैं हम लोग। तो गुड्स में हम लोग क्या देखते हैं, मूवमेंट, लेकिन सर्विस में हम लोग क्या देखेंगे, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। ठीक है, शुड बी इन इंडिया, शुड बी इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर सप्लायर एंड रिसिपिएंट दोनों जन इंडिया में, ठीक है, सर्विस के केस में सप्लायर एंड रिसिपिएंट दोनों जन अगर इंडिया के अंदर है, एंड
लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ये दोनों अलग स्टेट, अलग यूनियन टेरिटरी या फिर वन स्टेट एंड वन यूटी है। तो इस केस को कहा जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस। सिंपल है, समझ में आ रहा है। अभी मेजोरिटी केसेस में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो सकता है। ठीक है, हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या समझना है, अभी के लिए समझना है कि अगर सर्विस का केस है तो सप्लायर रिसिपिएंट दोनों जन इंडिया में होने चाहिए, दोनों जन इंडिया में होने चाहिए। ठीक है, एंड दोनों जन दो अलग स्टेट में होने चाहिए, दैट इज लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। तब उस ट्रांजेक्शन को कहा जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 7 सबसेक्शन 4। दिस इज फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, ये किसके लिए है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस का मीनिंग क्या होता है, ये सेक्शन नंबर 2 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का मीनिंग होता है जब भी सप्लायर इंडिया के बाहर हो, ठीक है, सप्लायर शुड बी आउटसाइड इंडिया, recipient should be in India एंड प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी इन इंडिया। ठीक है, ये तीनों कंडीशन अगर कोई सर्विस फुलफिल करती है तो उसको हम लोग कहेंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस वुड आल्सो बी कॉल्ड एज इंटर स्टेट सप्लाई। तो ये चार सबसेक्शंस क्लियर है। सबसे पहला दो है, दैट इज सबसेक्शन 1 and 2, दिस इज फॉर गुड्स, 3 and 4 इज फॉर सर्विस। गुड्स के केस में 7(1) इज वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन इंडिया एंड सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ये दोनों दो अलग स्टेट, दो अलग यूनियन टेरिटरी या फिर वन स्टेट एंड वन यूटी होगा, तब उसको इंटरस्टेट कहा जाएगा। 7(2) इज फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, उसको हम लोग इंटरस्टेट बोलेंगे। 7(3) इज फॉर सर्विस वेयर सप्लायर एंड रिसिपेंट बोथ आर इन इंडिया। ओके, एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, दो अलग स्टेट, दो अलग यूटी या फिर वन स्टेट एंड वन यूटी है, उसको हम लोग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। 7(4) इज फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विस, जब भी आप सर्विस को इंपोर्ट करेंगे तब उसको इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा। ओके, अभी हम बात करते हैं 7(5) A B C का। ओके, 7(5) A। अब 7(5) A ये कहता है कि जब भी सप्लायर इंडियन है, ठीक है, सप्लायर इंडियन है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, सप्लायर जब भी इंडियन है, दैट इज लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, देन सच सप्लाई इज कॉल्ड एज इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, तब उसको कहा जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई। अब यहाँ पर डायरेक्टली ये नहीं कहा कि एक्सपोर्ट को इंटर स्टेट बोलेंगे, ध्यान से ये पॉइंट को समझना। डायरेक्टली ये नहीं कहा कि एक्सपोर्ट को इंटर स्टेट बोलेंगे, लेकिन जब भी सप्लायर इंडिया होगा एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होगा, तब ये जो केस होता है, केस जब बनता है तब ये नॉर्मली जनरली एक्सपोर्ट का केस ही बनता है। ठीक है, जनरली ये जो केस बनेगा वो एक्सपोर्ट्स में ही बनेगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये कहा जाता है कि एक्सपोर्ट इज इंटरस्टेट, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोला है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली कैसे मालूम पड़ेगा, जब सप्लायर इंडियन होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होगा, तब उसको इंटर स्टेट बोलेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट बोलेंगे कि नहीं, ये यहां से कंक्लूड नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट बोलेंगे कि नहीं, इट विल बी कंक्लूडेड एज पर द डेफिनेशन। ठीक है, सेक्शन 2 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, इसके अंदर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस दोनों का डेफिनेशन है, 2(5) and 2(6). तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, टेकिंग गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस किसको बोलते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए 5 कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। सबसे पहला, सप्लायर इंडिया में होना चाहिए, रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, थर्ड, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, फोर्थ, अपने को पैसा फॉरेन करेंसी में मिलना चाहिए, एंड फिफ्थ, इट शुड नॉट बी मियरली इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। तो ये 5 कंडीशन फुलफिल होने पर कोई भी सर्विस को एक्सपोर्ट माना जाता है। क्लियर, तो 5(A) क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं 5(B), अब हम डिस्कस कर रहे हैं 5(B). ठीक है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 क्लॉज बी। 7(5) B में ये लिखा हुआ है कि जब भी आप किसी एसईजेड को बेचोगे, ठीक है, वेन एवर यू आर गोइंग टू सप्लाई टू एन एसईजेड, और एसईजेड आपको सप्लाई करेगा, ठीक है, दोनों ही केस, सप्लाईज टू एसईजेड और सप्लाईज बाय एसईजेड, दोनों को हम लोग इंटर स्टेट बोलेंगे। ठीक है, सप्लाईज टू एसईजेड और सप्लाईज बाय एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इन दोनों को ही क्या बोलेंगे हम लोग, इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जीरो रेटेड सप्लाई का एक कंसेप्ट मैं आप लोग को बताऊंगा।
सेक्शन नंबर 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, ये हम लोग बाद में देखेंगे रिफंड के टाइम पर। तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप एसईजेड को बेचोगे, ठीक है, इफ यू आर सेलिंग टू एसईजेड, इसको कहा जाता है जीरो रेटेड सप्लाई। मतलब एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट जैसा ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, हम अगर एसिड को बेचेंगे उसको हम लोग जीरो रेटेड सप्लाई बोलेंगे, लेकिन अगर एसिड हमको बेचेगा तो हमने इंपोर्ट किया ऐसा माना जाएगा। क्लियर है? तो सप्लाईज टू एसिड इज अ जीरो रेटेड सप्लाई, बट सप्लाई बाय एसिड इज अ टैक्सेबल सप्लाई। इट्स अ टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, पर दोनों ही इंटरस्टेट है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। 75C, 75C, 75C इज द रेसिडुअल कैटेगरी। रेसिडुअल मतलब कि जो भी ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं है। ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं है, एंड सेक्शन 7(1), 2), 3), 4, 5A एंड 5B उसके हिसाब से इंटर भी नहीं है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है? जो भी ट्रांजेक्शन इंट्रा भी नहीं है एंड ऊपर बताए गए प्रोविजंस के हिसाब से इंटर भी नहीं है, उन ट्रांजेक्शन्स को कहा जाएगा इंटरस्टेट। ऐसा कहता है सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 5 क्लॉज C। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ गया? देखो, ये 75C का जो एग्जाम्पल है ना, मैं अभी नहीं दे पाऊंगा आपको, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई में इसका इंटरलिंक है। अभी दे करके कोई मतलब नहीं है। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई में इसका और डिटेल डिस्कशन होगा, तब के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हियर वी कंप्लीट विद सेक्शन नंबर 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेक्शन नंबर 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। सेक्शन नंबर 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, जिसका हेडिंग है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस। जिसका हेडिंग है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, अब इंट्रा स्टेट का मतलब आपको बेसिक मीनिंग लेमैन लैंग्वेज में, जब सप्लाई रिसिपेंट दोनों सेम स्टेट में तो उसको इंट्रा बोलेंगे, ये लेमैन लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन सेक्शन नंबर 8 इज अ टेक्निकल लैंग्वेज। सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 1, ये सेक्शन किसके लिए? गुड्स के लिए। ठीक है, एंड 8(2) जो रहेगा वो है सर्विस के लिए। एज पर सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 1, जब भी मूवमेंट ऑफ गुड्स इंडिया के अंदर है, ध्यान से सुनना, जब भी मूवमेंट ऑफ गुड्स इंडिया के अंदर है, ओके, एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ये दोनों सेम स्टेट या फिर सेम यूनियन टेरिटरी, तब उस ट्रांजैक्शन को कहा जाएगा इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्लियर है? जब भी मूवमेंट ऑफ गुड्स इंडिया के अंदर है एंड सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ये दोनों सेम स्टेट है या फिर सेम यूटी है, तो उस ट्रांजैक्शन को क्या कहा जाएगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्लियर है? अभी इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, अब एक्सेप्शंस की हम अगर बात करें तो सबसे पहला एक्सेप्शन है एसईजेड में गुड्स बेचना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हमने एसिड को बेचा या फिर एसईजेड ने हमको बेचा, भले एसईजेड एंड हम ये दोनों सेम स्टेट में है, पर फिर भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट, नॉट इंट्रा स्टेट। ओके, एक बार मैं एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूँ। अगर महाराष्ट्र में फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है, डीटीए यूनिट, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया यूनिट, ठीक है, एंड महाराष्ट्र में ही एसईजेड भी है। अब देखने के तो दोनों सेम स्टेट है, दोनों सेम स्टेट है, पर फिर भी इस ट्रांजैक्शन को कहा जाएगा इंटर स्टेट एंड नॉट इंट्रा स्टेट। आया समझ में? क्योंकि इंट्रा स्टेट का एक्सेप्शन भी है एंड एक स्पेसिफिक प्रोविजन भी है सेक्शन 7(5)(b) के नाम से। क्लियर? सेकंड, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के टाइम पर अगर सेल कर दिया आपने, ठीक है, व्हेन द गुड्स वेर इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट, अगर आपने उसको सेल किया तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। ओके, उसको इंट्रा नहीं कहा जाएगा। थर्ड, सप्लाई टू फॉरेन टूरिस्ट। ठीक है, सप्लाई टू फॉरेन टूरिस्ट। फॉरेन टूरिस्ट का मीनिंग दिया हुआ है सेक्शन नंबर 15 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में। फॉरेन टूरिस्ट का मतलब कि जो ऐसा पर्सन है जो 6 मंथ्स से कम के लिए इंडिया में आया है फॉर लेजिटिमेट नॉन इमिग्रेंट पर्पस। मतलब कि कोई बिजनेस पर्पस से नहीं आया है, एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं आया है, एंड 6 महीने से कम के लिए आया है, उसको अगर आपने कुछ भी गुड्स बेचा तो उसको इंट्रा नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंटरस्टेट। आया समझ में? उसके बाद देखते हैं अपन सर्विस का। सर्विस के केस में हमने पहले भी देखा था, मूवमेंट नहीं देखते। सर्विस के केस में क्या देखेंगे? सप्लायर एंड रिसिपेंट ये दोनों जन इंडिया में होने चाहिए। ठीक है, ये पहला कंडीशन। उसके साथ साथ क्या देखेंगे? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लायर।
ये दोनों सेम स्टेट या फिर सेम यूटी होना चाहिए। ठीक है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब हम लोग उसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस। आया पॉइंट समझ में? अगर मान के चलो सप्लायर इंडिया में है, रिसिपिएंट इंडिया के बाहर है। ठीक है, सप्लायर इंडिया में है, मैं आप लोगों को कंडीशन दे रहा हूँ, सप्लायर इंडिया में है, ओके, रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया है। ठीक है, ये एक सिचुएशन है। अभी आप लोग को डिटरमाइन करना है कि ये इंट्रा स्टेट हुआ कि इंटर स्टेट हुआ। आपको क्या डिटरमाइन करना है, ये इंट्रा हुआ कि इंटर हुआ। एकदम सिंपल केस है। देखो सबसे पहले क्या सोचना है, अगर सप्लायर एंड रिसिपिएंट ये लोग दोनों अगर इंडिया के अंदर है, ठीक है, ये लोग दोनों अगर इंडिया के अंदर है, तो हम लोग क्या सोच सकते हैं, इंट्रा के बारे में सोच सकते हैं। क्या ये दोनों इंडिया के अंदर है? नहीं है, तो इंट्रा के बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है, इंट्रा के बारे में सोचना है। अब इंटर के बारे में सोच सकते हैं। इंटर के बारे में सोचने के लिए दो प्रोविजंस है, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 5। ठीक है, 7(3) में क्या लिखा हुआ है, सप्लायर एंड रिसिपिएंट दोनों जब इंडिया के अंदर है, ओके, एक बार आप लोग बैक करके चेक करना, सप्लायर रिसिपिएंट दोनों जन इंडिया के अंदर है। ठीक है, एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों अलग स्टेट अलग यूटी या फिर वन स्टेट वन यूटी है, तो उसको हम लोग इंटर बोलेंगे। लेकिन क्या ये सिचुएशन यहाँ पर फिट हो रहा है? यहाँ पर फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि रिसिपिएंट इंडिया के बाहर है। ओके, तो 7(3) में फिट नहीं हुआ। अब हम बात कर रहे हैं 7(5) की। 7(5) ए में तो सप्लायर इंडिया का होना चाहिए, वेरी गुड, इंडिया का है। प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, नहीं, पर इंडिया है, मतलब 7(5) ए इज नॉट एप्लीकेबल। 7(5) बी तो एसईजेड के केस में आएगा। लेकिन 7(5) सी जो है, ठीक है, 7(5) सी वो क्या बोलता है, जो भी ट्रांजेक्शन इंट्रा नहीं है, ये ट्रांजेक्शन इंट्रा नहीं है, ठीक है, इंटर भी नहीं है, एज पर 7(1) to 7(4) एंड 7(5) ए बी, तो उस ट्रांजेक्शन को हम लोग इंटर बोलेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो जो मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा था, वो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है आपको, लेकिन कौन से केस में ऐसा होगा ये प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर में बताऊंगा। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, अब ये 8(2) का एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इज वेरी सिंपल, एसईजेड को सेल करना। ठीक है, अगर एसईजेड को हमने सर्विस दिया या फिर एसईजेड ने हमको सर्विस दिया, उसको हम लोग इंटर बोलेंगे, चाहे सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट या फिर सेम यूटी में ही क्यों ना हो। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो अपना सेक्शन 7 और 8 दोनों हो चुका है। एक बेसिक पॉइंट्स मैं आपको सेक्शन नंबर 8 का एक और दो तीन पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर डिस्टिंक्ट पर्सन का एक पॉइंट है, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर विद इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी वाला ट्रांजेक्शन डिस्कस करेंगे। ओके, एक्सेप्शंस में डिस्टिंक्ट पर्सन का एक पॉइंट है, एक्सप्लेनेशन 1। मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, एन एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया एंड एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया आर डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, मतलब अगर किसी कंपनी का इंडिया में एक ब्रांच है, ठीक है, एंड उसी कंपनी का एक ब्रांच आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, उसको डिस्टिंक्ट पर्सन कहा जाएगा। एन एस्टेब्लिशमेंट इन अ स्टेट और यूटी एंड एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड द स्टेट और यूटी। ठीक है, मतलब अगर आपका एक स्टेट में बिजनेस है एंड दूसरे किसी स्टेट में बिजनेस है, तो वो दोनों बिजनेस को भी क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्टिंक्ट पर्सन। थर्ड, any establishment in a state or UT and any other establishment registered within that state and UT। मतलब कि उसी स्टेट में अगर दो अलग रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टिंक्ट बोलेंगे। आया समझ में? तो ये 3 पॉइंट टेस्टिंग पर्सन के रिलेटेड था। अब यहाँ पर हम लोग ये वाला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाईज पर कौन सा टैक्स लगेगा ये आपको बताना है। चलो, अगर मैंने इंट्रा स्टेट सप्लाईज किया, तो बट ऑब्वियसली चीज है, CGST एंड SGST लगेगा। ठीक है, कौन से दो फैक्टर देखने थे अपने को, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लायर। ठीक है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड, ये लोग दोनों अगर सेम स्टेट या फिर सेम यूटी है, तो CGST SGST लगना है। क्लियर है? लेकिन अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लायर ये दोनों यूनियन टेरिटरीज है, यूनियन टेरिटरीज,
तो यहाँ पर लगेगा CGST एंड UTGST। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरीज अगर ये वाली तीन है, ओके, कौन सी तीन? दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये तीन अगर यूनियन टेरिटरीज है, इन तीनों यूनियन टेरिटरी में अगर आपने ट्रांजेक्शन किया, मीनिंग देयर बाय दिल्ली वाले पर्सन ने दिल्ली वाले को बेचा, दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी, तो क्या CGST UTGST लगाएंगे? आंसर इज नो, CGST SGST लगाएंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू कश्मीर, दीज थ्री यूनियन टेरिटरीज आर विथ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, उनका खुद का स्टेट असेंबली है, इसीलिए इन लोग को स्टेट का ही दर्जा दिया गया है। समझ में आ रहा है? तो पौंडीचेरी वाले पर्सन ने अगर पौंडीचेरी वाले को बेचा तो CGST SGST, जम्मू कश्मीर वाले पर्सन ने जम्मू कश्मीर वाले को बेचा तो CGST SGST। गेटिंग द पॉइंट? लेकिन अगर दिल्ली वाले ने पौंडीचेरी बेचा तो यहाँ पर लगेगा IGST, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ये दोनों डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज हो गया है। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा सर्कुलर ये देख लेते हैं। सर्विसेज ऑफ शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन, कॉन्फ्रेंसिंग, बैंक्वेटिंग एक्सेट्रा प्रोवाइडेड टू SEZ डेवलपर और SEZ यूनिट टू बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई। देखो ध्यान से सुनना अभी। अगर एक SEZ है, ठीक है, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, रेस्टोरेंट है या फिर बैंक्वेट है, इवेंट मैनेजमेंट सर्विस। देखो ये पॉइंट के ऊपर डिटेल में क्लैरिटी आप लोग को प्लेस ऑफ सप्लाई के बाद ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर इस रेस्टोरेंट या फिर बैंक्वेट वाले ने SEZ को सर्विस दिया, ठीक है, ये लोग भी SEZ के अंदर है, सप्लायर, ओके, एंड रिसिपिएंट भी SEZ के अंदर, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई भी, प्लेस ऑफ सप्लाई बोल रहा हूँ, रिसिपिएंट नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई भी SEZ है। तो इस केस में इंट्रा होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें इंटर होगा। ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन 75B ओवरराइड्स द जनरल प्रोविजन। ठीक है, जनरल प्रोविजन क्या बोलता है? विद इन द सेम स्टेट होगा तो इंट्रा स्टेट है, लेकिन अगर SEZ में बेचा है तो उसको इंटर बोलेंगे। ठीक है, जनरल प्रोविजन वुड नॉट प्रिवेल बिकॉज स्पेसिफिक ऑलरेडी अवेलेबल है। क्लियर पॉइंट? तो अपना ये वाला पॉइंट भी हो चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 9 ऑफ IGST एक्ट। अगर आप लोग टेरिटोरियल वाटर्स से बिजनेस करते हो, टेरिटोरियल वाटर्स का मीनिंग क्या होता है ये कस्टम्स में बताऊंगा। बेसिकली 12 नॉटिकल माइल का एरिया, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल के एरिया के अंदर अगर आपका बिजनेस है, तो इस केस में आप लोग को रजिस्ट्रेशन कहाँ पर लेना है? आंसर इज जहां पर भी नियरेस्ट आपका बेस लाइन लोकेटेड है वो वाले स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 9 हो गया अपना। ठीक है, तो अभी से जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे वो CA इंटर को भी रहेगा। ठीक है, एक्सेप्ट सेक्शन नंबर 5 ऑफ IGST एक्ट। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन नंबर 9 ऑफ CGST एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन नंबर 9 ऑफ CGST एक्ट। अब ये सेक्शन इज अ चार्जिंग सेक्शन फॉर इंट्रास्टेट सप्लाई। ठीक है, सेक्शन नंबर 5 ऑफ IGST एक्ट इज अ चार्जिंग सेक्शन फॉर इंटर स्टेट सप्लाई। क्लियर हो रहा है? ओके। अब सेक्शन नंबर 9 में 5 सब सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन नंबर 9 में 5 सब सेक्शन है, 9(1), 9(2), 9(3), 9(4) एंड 9(5। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, किस तरीके से करेंगे, मैं वो आपको पहले समझा रहा हूँ। 9(1), 9(2), 9(4) तो सिलेबस में नहीं है, ओके, नॉट इन सिलेबस, एंड 9(5। तो ये तीनों को पहले डिस्कस कर लेंगे, एंड उसके बाद जितना भी लेक्चर बचा हुआ है वो पूरा 9(3) के ऊपर डिस्कशन चलेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये सेक्शन के अंदर एक बड़ा लिस्ट ऑफ सर्विसेज है। ठीक है, बड़ा सा एक लिस्ट ऑफ सर्विस है जो RCM में टैक्सेबल है। ठीक है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 की। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि 9(2) में जो प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं उन प्रोडक्ट्स के ऊपर GST अभी के तारीख पर नहीं लगेगा, बाद में लग सकता है।
ठीक है। सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9(2), CGST shall be levied on all intra-state supplies। ठीक है, CGST shall be levied on all intra-state supplies। अब यहां पर सिर्फ इंट्रा की बात क्यों की? क्योंकि हम CGST एक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, IGST एक्ट में लिखा रहेगा IGST shall be levied on all इंटर स्टेट सप्लाईज। SGST एक्ट में लिखा रहेगा SGST shall be levied on all intra-state supplies। गेटिंग द पॉइंट? तो सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9(2), मतलब 9(2) के जो 5 प्रोडक्ट्स हैं, इनको अगर हम लोग छोड़ दें, ठीक है, 5 प्रोडक्ट्स को अगर हम लोग छोड़ दें, सो CGST वुड बी लेविड ऑन ऑल इंट्रा-स्टेट सप्लाईज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कहीं पर डिस्कस किया हुआ है, याद कर लो। ठीक है, जीएसटी का जो डेफिनेशन था उसमें डिस्कशन हुआ है। तो एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एट अ रेट नॉट एक्सीडिंग 20%। मतलब सीजीएसटी का जो रेट रहेगा वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मीनिंग देयर बाय आईजीएसटी का रेट 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एसजीएसटी का रेट 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो लगेगा, ये किसके ऊपर होगा? ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है। ठीक है, ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई। एंड शैल बी पेएबल बाय टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? अब टैक्सेबल पर्सन कौन होता है इसका डिस्कशन भी करेंगे हम लोग। स्क्रीन थोड़ा सा आज हैंग हो रहा है, पता नहीं क्या। ठीक है, जो लिखा था वो चला गया, 91929394 का। ठीक है, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। 91929394 एंड 95। ठीक है, ये 5 सबसेक्शंस। अब 91 मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया, तो मैं वो पूरा वापस से नहीं लिख रहा हूँ, खाली रिपीट कर रहा हूँ। सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9(2), CGST shall be levied on all intrastate supplies except alcoholic liquor for human consumption at a rate not exceeding 20% on value of supply and shall be payable by taxable person। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। अब हम लोग ने क्या डिस्कस किया था कि टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, ये मैं समझाऊंगा। ठीक है, टैक्सेबल पर्सन कौन होता है ये समझाऊंगा, ये मैंने बोला था। अब टैक्सेबल पर्सन का जो मीनिंग होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को कहा जाएगा टैक्सेबल पर्सन। बस, पहला पॉइंट समझ में? कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा उसको कहा जाएगा टैक्सेबल पर्सन। चाहे आपका टर्नओवर 20 लाख, 40 लाख, 10 लाख के ऊपर हो या ना हो, अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आप टैक्सेबल पर्सन हो। क्लियर? लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो पर आप क्या हो? लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर आप लोग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो तो इस केस में भी आपको टैक्सेबल पर्सन कहा जाएगा। मीनिंग देयर बाय, अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, ठीक है, एग्जांपल इट इज द थ्रेशोल्ड, 20 लाख या फिर 10 लाख या फिर 40 लाख, जो भी लिमिट आपको एप्लीकेबल है उससे ज्यादा है, पर आप हो अनरजिस्टर्ड, तो इस केस में आप लोग को टैक्सेबल पर्सन कहा जाएगा। इसका मीनिंग सीधा सीधा ये हो गया कि आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। ठीक है, आपका टर्नओवर अगर एक्सीड हो रहा है पर आप अनरजिस्टर्ड हो तो आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। अगर आपका टर्नओवर कम है पर आप रजिस्टर्ड हो तो भी भरना पड़ेगा। आया समझ में?
तो ये हो गया अपना 9(1). स्क्रीन का कुछ करना पड़ेगा, या तो रैम बढ़ाना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। ठीक है, 9(1) क्लियर हो चुका है सबको। 9(2), 9(2) में 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात की गई है। ठीक है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इनके ऊपर जीएसटी अभी के तारीख पर नहीं है, एट करंट डेट प्रेजेंटली नॉट एप्लीकेबल। ये कब से एप्लीकेबल होगा? जब भी जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा, उसके बाद से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। 9(4) सिलेबस में नहीं है, बट एक मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर किसी बिल्डर ने, ठीक है, बिल्डर टेक्निकल लैंग्वेज में प्रमोटर, ठीक है, अगर किसी बिल्डर ने अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ भी खरीदा, तो उस केस में आरसीएम लग सकता है। ठीक है। कुछ कंडीशंस हैं और कुछ एग्जेम्पशंस हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन सबसे पहली तो ये है कि आपका मिनिमम 80% ऑफ परचेजेस शुड बी फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब कि जो बिल्डर खरीदी कर रहा है, उसको टोटल खरीदी का 80% रजिस्टर्ड पर्सन से ही खरीदी करनी पड़ेगी। ठीक है। 20% वो किसी अनरजिस्टर्ड से खरीद सकता है। ओके। लेकिन अगर वो 75% ऑफ इट्स परचेज कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन से, एंड 25% परचेस कर रहा है अनरजिस्टर्ड से, तो जो डिफरेंशियल 5% रहेगा, उसके ऊपर बिल्डर को आरसीएम में जीएसटी भरना पड़ेगा। क्लियर है? अभी इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं। सीमेंट अगर परचेस किया किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो ये लिमिट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। ये लिमिट अप्लाई नहीं होगा, मतलब अगर आप लिमिट के अंदर खरीदी कर रहे हो, ठीक है, अनरजिस्टर्ड से, लेकिन आपने सीमेंट खरीदा है, तो यहाँ पर अनरजिस्टर्ड पर्सन से जब भी आप सीमेंट खरीदोगे, तो 28% पे आपको जीएसटी भरना पड़ेगा आरसीएम के अंडर। रिवर्स चार्ज क्या होता है, ये डिटेल में डिस्कशन बाद में करेंगे। ठीक है। अगर कैपिटल गुड्स खरीदा, तो यहाँ पर जो भी रेट एप्लीकेबल रहेगा, उस रेट के ऊपर लगेगा। आया समझ में? ठीक है। अब हम बात करेंगे 9(5) की। अब डिस्कस करेंगे 9(5). उसके बाद लास्ट में 9(3). ठीक है, 9(3), 5(3) दोनों लास्ट में करेंगे। ठीक है, अभी दिखेगा सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5। ठीक है, अभी सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 क्या है वो सुन लो। स्पेसिफाइड सर्विसेज, स्पेसिफाइड सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है। स्पेसिफाइड सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, इसका मीनिंग ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर से प्रोवाइड करते हो, ठीक है। एक बात और बता दो, रियली सॉरी टू डिस्टर्ब। 9(5) जो है वो सीए इंटर को एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, नॉट फॉर सीए इंटर, नॉट फॉर सीए इंटर। ठीक है। स्पेसिफाइड सर्विसेज थ्रू ईसीओ, मतलब अगर आप लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है, क्या गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया हम लोग देखेंगे। तो अगर स्पेसिफाइड सर्विसेज दी जा रही हैं थ्रू ईसीओ, then in such case ECO would be liable to
पे जीएसटी, ठीक है। ईसीओ वुड बी लायबल टू पे जीएसटी। गेटिंग द पॉइंट। अगर कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज अगर आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दिया, ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन से स्पेसिफाइड है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नाम से स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, स्पेसिफाइड सर्विस के नेचर से स्पेसिफाई किया हुआ। ओके, सबसे पहला पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ठीक है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आप हो, यहाँ पर ओला का ऐप है, ओके, यहाँ पर ड्राइवर है। अगर आपने ओला के थ्रू ये कार को बुक किया, ठीक है, अभी कार आपको क्या कर रहा है, आपके डेस्टिनेशन तक छोड़ रहा है, ठीक है, आपके डेस्टिनेशन तक कार आपको ड्रॉप कर रहा है। जहां पर आपको सर्विस दिया किसने, आपको सर्विस दिया ड्राइवर ने, ठीक है, आपको सर्विस दिया गया ड्राइवर के थ्रू। तो जीएसटी ड्राइवर को पे करना पड़ेगा क्या? आंसर इज नो, ड्राइवर को पे नहीं करना। क्या आपको आरसीएम में पे करना पड़ेगा पैसेंजर को? आंसर इज नो। तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में ये कह दिया कि ओला को जीएसटी पे करना पड़ेगा, बीइंग द ई कॉमर्स ऑपरेटर। आया समझ में? तो सबसे पहला है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। अब पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में और भी कई चीजें ऐड हुई है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चार्ट में आ जाओ, यहाँ पर ये लाइंस यहाँ पर पढ़ेंगे। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, मतलब इसमें बाइक भी कवर्ड है, ओमनी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल। ध्यान से सुनना, जो यहाँ पर ओमनी बस एंड एनी अदर मोटर व्हीकल है, ये अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट हुआ था, ठीक है, लास्ट 2 अटेम्प्ट के पहले अमेंडमेंट आई थी। तो ओमनी बस या फिर कोई भी मोटर व्हीकल अगर आप लोग ई कॉमर्स के वेबसाइट से बुक करते हो, जैसे रेड बस से आपने अगर बस बुक किया, तो यहाँ पर रेड बस को जीएसटी भरना पड़ेगा। क्लियर? तो ऑलवेज ई कॉमर्स ऑपरेटर हैज टू पे जीएसटी। समझ में आया? तो फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन इज वेरी क्लियर। सेकंड ट्रांजेक्शन, सेकंड ट्रांजेक्शन देखो, सेकंड एंड थर्ड, दैट इज हाउसकीपिंग, प्लम्बिंग, कारपेंटरी, दैट इज यूटिलिटी सर्विस एंड होटल अकोमोडेशन। ये दोनों मैं साथ में डिस्कस करूंगा, क्योंकि दोनों का जो अल्टीमेट कंक्लूजन है वो सेम है, ठीक है। होटल अकोमोडेशन, होटल अकोमोडेशन और यूटिलिटी सर्विस, ठीक है। एग्जाम्पल मेक माई ट्रिप, यूटिलिटी सर्विस का एग्जाम्पल अर्बन क्लैप, ठीक है, अर्बन क्लैप। तो ये दो एग्जाम्पल्स याद करके चलो। अगर मान के चलो आपने मेक माई ट्रिप से एक होटल को बुक किया, ठीक है, एक होटल को बुक किया, तो यहाँ पर होटल को जीएसटी भरना पड़ेगा या आपको, ये डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है, डिपेंड किस पे करता है? होटल पे। अगर होटल जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ओके, होटल अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो होटल इज लायबल टू पे टैक्स। इफ होटल इज रजिस्टर्ड, होटल विल बी लायबल टू पे टैक्स। सेम विथ अर्बन क्लैप के थ्रू अगर आपने किसी को बुक किया, ओके। अगर होटल अनरजिस्टर्ड है, इफ होटल इज अनरजिस्टर्ड, इफ होटल इज अनरजिस्टर्ड, then in that case make my trip, that is e-commerce operator, would be liable to pay tax, ठीक है। जब भी होटल अनरजिस्टर्ड होगा या फिर अर्बन क्लैप से जो प्लम्बर को आपने बुक किया वो अनरजिस्टर्ड होगा, तो उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी भरना पड़ेगा। आया है समझ में? पर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के केस में कैसा था? हमेशा ई कॉमर्स ऑपरेटर। लेकिन होटल अकोमोडेशन एंड यूटिलिटी वाले केस में जब भी सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, तभी ही इस ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी भरना पड़ सकता है। आया समझ में? ठीक है, आगे। अभी हम लोग फोर्थ वाला डिस्कस कर रहे हैं, रेस्टोरेंट सर्विसेज, ठीक है। देखो 2 और 3 ये दोनों हो चुका है, अब हम लोग फोर्थ डिस्कस कर रहे हैं, रेस्टोरेंट सर्विसेज। अब रेस्टोरेंट सर्विस की हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पर देखो, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अदर देन मतलब ये एक्सेप्शन, अदर देन द सर्विस सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट और ईटिंग जॉइंट्स
located at a premises having hotel accommodation charges having declared tariff more than or equal to 7,500 per day. Okay, important point. अभी रेस्टोरेंट्स को इन्होंने क्लासिफाई किया दो पार्ट, ठीक है, अदर तीन पार्ट भी इसके कर सकते हम लोग। रेस्टोरेंट्स विथ अकोमोडेशन, विथ अकोमोडेशन, ठीक है। अभी विथ अकोमोडेशन में अकोमोडेशन का चार्जेस मोर देन और इक्वल टू 7,500 पर डे डिक्लेयर टैरिफ, ठीक है। वापस है यहाँ पर, विथ अकोमोडेशन, विथ अकोमोडेशन बट चार्जेस आर लेस देन 7,500 पर डे, एंड और एक रहेगा विदाउट अकोमोडेशन, ठीक है, विदाउट अकोमोडेशन। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, ओके, तो 9.5 में ये दोनों कवर्ड है, 9.5 में ये दोनों कवर्ड है, ठीक है। इसको अदर देन लिखा था, मतलब ये 9.5 से बाहर जा चुका है, क्लियर। तो यहां पर कहा जाता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर वुड बी लायबल टू पे टैक्स। ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन हो सकता है? स्विगी, जोमेटो, ठीक है। तो स्विगी जोमेटो वगैरह जिन पे भी आप बुकिंग करते हो खाने पीने का, तो उस केस में स्विगी जोमेटो को जीएसटी भरना पड़ेगा एंड नॉट टू द रेस्टोरेंट, ठीक है। रेस्टोरेंट जीएसटी पे नहीं करेगा, स्विगी जोमेटो को भरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कैच पॉइंट है कि जो सेल हो रहा है वो किसके टर्नओवर में ऐड होगा? तो आंसर इज रेस्टोरेंट के टर्नओवर में ऐड होगा, ठीक है, रेस्टोरेंट के टर्नओवर में ऐड होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर और एक सवाल आएगा, मतलब किसके टर्नओवर में ऐड हो रहा है? रेस्टोरेंट के। लेकिन जीएसटी कौन भर रहा है? स्विगी जोमेटो भर रहे हैं, ओके। गुड्स का परचेस कौन कर रहा है? रेस्टोरेंट परचेस कर रहा है। तो आईटीसी किसको मिलेगा? आंसर इज आईटीसी किसी को नहीं मिलेगा। रेस्टोरेंट के केस में वैसे ही आईटीसी नहीं मिलता, स्विगी जोमेटो को भी आईटीसी नहीं मिलेगा, क्लियर है। स्विगी जोमेटो को भी कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। गेटिंग द पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जीएसटी पे करना है स्विगी जोमेटो को, लेकिन टर्नओवर में ऐड होगा रेस्टोरेंट के, आईटीसी दोनों को नहीं मिलेगा, क्लियर है। एंड जो ये वाला केस है मोर देन और इक्वल टू 7,500, इसमें तो कुछ बोला नहीं है 9.5 में, मतलब जो सप्लायर होगा, ठीक है, जो रेस्टोरेंट विथ होटल अकोमोडेशन वाला पर्सन होगा उसी को जीएसटी भरना पड़ेगा, नॉट ई कॉमर्स ऑपरेटर। सो हियर वी कंप्लीट विथ 9.5, 9.5 अपना पूरा हो चुका है। अब ये जो सर्कुलर है ये लास्ट में डिस्कस करेंगे ये चैप्टर के। अब हम आरसीएम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विथ आरसीएम डिस्कशन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का एंड एंटायर सब्जेक्ट का, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पहले बेसिक मीनिंग समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सप्लायर है, यहाँ पर आप हो, ठीक है। नॉर्मल केसेस में क्या होता है, अगर 100 का प्रोडक्ट है तो जीएसटी ऐड करके एग्जाम्पल आपको 105 में मिल रहा है, तो 5 रुपया आप सप्लायर को देंगे एंड सप्लायर गवर्नमेंट को देगा। ये एक नॉर्मल सिनेरियो है। लेकिन आरसीएम वाला सिनेरियो थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है। आरसीएम में क्या होगा, सप्लायर ने आपको बेचा तो वो सिर्फ आपको 100 में ही बेचेगा, लेकिन रिसिपिएंट को, गवर्नमेंट को जीएसटी 5 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। रिसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी, 5 रुपया जस्ट एग्जाम्पल है, डिपेंडिंग अपॉन द रेट्स हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। तो रिसिपिएंट को जीएसटी जिसमें भरना पड़े उसको कहा जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए आपको तीन इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात, जो भी रिसिपिएंट आरसीएम में जीएसटी पे करने वाला है, ठीक है, आरसीएम में कौन पे करता है? हु पेस अंडर आरसीएम, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी स्पेसिफाइड सप्लायर ने स्पेसिफाइड सर्विस स्पेसिफाइड रिसिपिएंट को दिया, ठीक है, जब भी स्पेसिफाइड सप्लायर ने स्पेसिफाइड सर्विस स्पेसिफाइड रिसिपिएंट को दिया, तब स्पेसिफाइड रिसिपिएंट को आरसीएम में जीएसटी भरना पड़ता है। अब ये स्पेसिफाइड कौन होते हैं? ये हर एंट्री के लिए अलग है,
ठीक है, जितना भी 16 एंट्रीज हम लोग अभी देखेंगे, उसमें 16 की 16 एंट्रीज में अलग सप्लायर है, अलग सप्लायर है, अलग सर्विस है एंड अलग रिसिपेंट है। ओके, तो यहाँ पर आरसीएम में रिसिपेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आरसीएम में रिसिपेंट को पे करना है, ठीक है, जब भी आरसीएम में रिसिपेंट को पे करना है, तब रिसिपिएंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है। ठीक है, तब उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अगर स्पेसिफाइड रिसिपिएंट ही रजिस्टर्ड रिसिपिएंट, ध्यान से सुनना, अगर गवर्नमेंट ने बोला कि रजिस्टर्ड पर्सन ने सर्विस लिया तो आरसी में भरना, तो यहाँ पर क्या हो गया, स्पेसिफाइड रिसिपिएंट इज इटसेल्फ द रजिस्टर्ड पर्सन, तो यहाँ पर तो ये पॉइंट का कोई मतलब नहीं। लेकिन जब स्पेसिफाइड रिसिपिएंट रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, इससे फर्क नहीं पड़ता हो, तब उस रिसिपिएंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं। अगर गवर्नमेंट ने बोला गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस किसी फैक्ट्री ने अगर लिया, ओके, तो आरसीएम में भरना पड़ेगा। व्हाट इज द स्पेसिफाइड सप्लायर? जीटीए। ठीक है, हु इज द स्पेसिफाइड सप्लायर? जीटीए। व्हाट इज द स्पेसिफाइड सर्विस? गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस। हु इज द स्पेसिफाइड रिसिपेंट? फैक्ट्री। तो फैक्ट्री को आरसीएम में जीएसटी का पेमेंट करना है, मतलब जीटीए फैक्ट्री को फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज चार्ज करेगा, तो इस 1000 पे जीएसटी गवर्नमेंट को कौन देगा? फैक्ट्री देगी। क्लियर? तो यहाँ पर फैक्ट्री का जो सेल्स है वो अज्यूम करो सिर्फ 2 लाख रुपए, मतलब 20 लाख से तो बहुत कम है, पर फैक्ट्री ने जीटीए का सर्विस लिया, तो क्या यहाँ पर फैक्ट्री को जीएसटी भरना पड़ेगा? आंसर इज यस, आरसीएम में जीएसटी भरना पड़ेगा, कंपल्सरीली भरना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन लेकर के। क्या फैक्ट्री आरसीएम में जीएसटी भरने के बाद अनरजिस्टर हो सकता है क्या? आंसर इज होना है तो हो सकता है, लेकिन बार बार ये मगजमारी वाला प्रोसेस कोई फॉलो नहीं करता है। एक बार रजिस्टर्ड हो गए तो आप उसको कंटिन्यू करोगे, तो अगर आप क्या कंटिन्यू करोगे तो आपका ये 2 लाख का जो सेल है छोटा मोटा, क्या ये भी कवर हो जाएगा जीएसटी के एम्बिट में? आंसर इज यस, कवर हो जाएगा। भले आपने रजिस्ट्रेशन लिया था आरसीएम को पे करने के लिए, लेकिन उस वजह से आपका सेल्स के ऊपर भी जीएसटी आना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरसीएम का जो भी लायबिलिटी होगा, ओके, वो हमेशा आपको कैश में पे करना है। कैश का मीनिंग ऐसा नहीं है कि हार्ड कैश में, कैश और बैंक जो भी है, मतलब कि आप लोग डिमांड ड्राफ्ट बनाओ जो भी है, कैश में पे करना मतलब आपके जेब से पैसा जाना चाहिए, तो कैश में पे करना है। मीनिंग देयर बाय यू कैन नॉट यूज आईटीसी, कैनॉट यूज आईटीसी टू पे आरसीएम liability, cannot use ITC to pay RCM liability, you cannot use ITC to pay RCM liability। क्लियर? लेकिन आरसीएम का पेमेंट करने के बाद आपको उस पेमेंट के जो अमाउंट होगा, जो भी जीएसटी आपने भरा है, उसका आपको आईटीसी जरूर मिलेगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको 100 रुपीज का लायबिलिटी पे करना है, ठीक है, ये है फॉरवर्ड चार्ज का लायबिलिटी। आपके पास आईटीसी है 110 रुपया एग्जाम्पल, ठीक है, 110 रुपये का आईटीसी है, एंड आरसीएम का लायबिलिटी है आपका से 10 रुपया। तो देखने गए अपन यहाँ पर, तो एफसीएम में आपको 100 रुपया भरना है, आरसीएम में आपको 10 रुपया भरना है, तो वैसे भरना है 110। आपके पास आईटीसी भी 110 का है, तो क्या हम ऐसा बोल दें कि जीरो भरना है? आंसर इज नो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कर। ठीक है, आपका जो आईटीसी है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज की लायबिलिटी के सामने यूज होगा। तो एफसीएम का लायबिलिटी 100 है, तो जो 110 का आईटीसी है, 110 का आईटीसी, उसमें से हम 100 ही यूज करेंगे, क्योंकि अपनी लायबिलिटी तो 100 ही है। तो एफसीएम की लायबिलिटी कुछ भी पे नहीं करनी। ठीक है, आरसीएम की लायबिलिटी आपको पे करनी पड़ेगी 10 रुपया, तो टोटल जीएसटी आप लोग पे करेंगे 10 रुपये। ठीक है, आईटीसी का बैलेंस कितना रहेगा एट द एंड ऑफ दिस मंथ? यहाँ पर 10 रुपया तो बाकी था यूज करना, वो 10 रुपया, एंड जो आरसीएम में आपने पेमेंट किया है वो भी 10 रुपया आपको आईटीसी मिलेगा, मीनिंग देयर बाय आपके पास 20 रुपए का बैलेंस बचेगा। क्लियर है? समझा? अगर ये वाला नहीं समझा तो वीडियो को थोड़ा सा आप रिवाइंड करके देख लेना। देखो यहाँ पर 10 रुपया आपका बचा हुआ है 110 में से, ये तो आपको आईटीसी कैरी फॉरवर्ड होगा ही होगा, एंड आरसीएम में जो आप पे करते हो उसका भी आईटीसी आपको मिलेगा, एंड वो भी इस आईटीसी के अंदर ऐड हो जाएगा, मतलब अगले महीने। ठीक है, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ
क्या हो सकता है? नेक्स्ट मंथ अगर आपका लायबिलिटी आ रहा है तो क्या होगा, ये 20 रुपया आप यूज कर सकते हो, नो डाउट करंट मंथ में भी यूज कर सकते थे, लेकिन ये 10 पे करने के बाद ही। ओके, एक छोटा सा और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो कंसेप्ट क्लैरिटी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एफसीएम का लायबिलिटी 120 रुपया, ठीक है, आईटीसी आपके पास है 110 रुपया, आरसीएम का लायबिलिटी आपका है 10 रुपया, ठीक है। अभी क्या सिनेरियो बनेगा? आंसर इज एफसीएम का जो लायबिलिटी है 120 रुपया, ये पे करने के लिए हम आईटीसी यूज करेंगे। अभी आईटीसी में 110 रुपया तो है ही अपने पास, प्लस आरसीएम का भी अपने को आईटीसी मिलेगा, तो 120 रुपये का आईटीसी हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो पे करेंगे। लेकिन आरसीएम का आईटीसी आपको तभी मिलता है जब आप पे करते हो, ठीक है। आरसीएम का आईटीसी आपको कब मिलेगा? ओनली ऑन पेमेंट, ओनली ऑन पेमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आरसीएम का आप लायबिलिटी 10 रुपए का पे कर लो, ठीक है, एंड आप क्या करो, आईटीसी लेके जाओ। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में और एडिशन होगा, यहाँ पर क्या लिखना है, आरसीएम का लायबिलिटी कैश में पे करना है, एंड आफ्टर पेइंग लायबिलिटी, ठीक है, ध्यान से सुनना, आफ्टर पेइंग लायबिलिटी यू विल गेट आईटीसी, आफ्टर पेइंग लायबिलिटी यू विल गेट आईटीसी। आया समझ में? तो यहाँ पर आपका जो लायबिलिटी है वो 10 रुपये है। क्लियर? तो इस तरीके से ये होता है आरसीएम। आई होप आप लोग को बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूरा क्लियर हो चुका है। अब हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं आरसीएम की एंट्रीज का। सबसे पहली एंट्री है जीटीए, दैट इज गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, ठीक है। अब जीटीए के पास होते हैं दो ऑप्शंस, जीटीए के पास होते हैं दो ऑप्शंस, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी के पास होते हैं दो ऑप्शंस। देखो ये वाला जो सब एंट्रीज हम पढ़ रहे हैं, इट इज बाय वर्चू ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट। ओके, ये नोटिफिकेशन के थ्रू हम लोग सब कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। अभी जीटीए के पास दो ऑप्शन है। कौन से दो ऑप्शन है? सबसे पहला ऑप्शन है वो फॉरवर्ड चार्ज का रजिस्ट्रेशन ले ले। अब फॉरवर्ड चार्ज में अगर वो रजिस्ट्रेशन लेगा तो क्या होगा, उसको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। तो वो या तो 5% चार्ज कर सकता है या फिर 12% चार्ज कर सकता है, ठीक है। 5% चार्ज कर सकता है या फिर 12% चार्ज कर सकता है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर अगर उसको कम जीएसटी का ऑप्शन दिया हुआ है तो वो कम ही जीएसटी चार्ज करेगा। ऐसा नहीं, अगर 5% कोई भी जीटीए चार्ज करता है तो उसको आईटीसी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जीटीए को उसके खुद के परचेस का आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन अगर वो 12% चार्ज करता है तो फिर जीटीए को अपने परचेस का आईटीसी मिलेगा। ओके, सेकंड सिनेरियो, जीटीए आरसीएम का ऑप्शन ले ले, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, जो उसका रिसिपिएंट है, ठीक है, जो उसका स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है, स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, दैट स्पेसिफाइड रिसिपिएंट वुड बी लायबल टू पे 5% जीएसटी अंडर आरसीएम बेसिस, ठीक है, आरसीएम में पे करेगा। रिसिपिएंट को तो इस 5% का आईटीसी मिलेगा, ठीक है, रिसिपिएंट को ये 5% पे करना है एंड उसका आईटीसी लेना है, सिंपल। लेकिन इस केस में सप्लायर को कोई भी खुद के परचेस का आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। नो आईटीसी ऑन हिज ओन परचेस, नो आईटीसी ऑन हिज ओन परचेस। आया समझ में? तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी के पास दो ऑप्शन है, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में या तो 5% चार्ज करेगा, तो 5% जब भी चार्ज करेगा तब जीटीए को कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। जब 12% चार्ज करेगा तब जीटीए को खुद के परचेस का पूरा आईटीसी मिलेगा। एंड अगर आरसीएम वाला जीटीए है तो उसके स्पेसिफाइड रिसिपेंट को 5% जीएसटी आरसीएम में पे करना पड़ेगा, एंड रिसिपेंट को तो आईटीसी मिलेगा लेकिन सप्लायर को कुछ भी आईटीसी नहीं मिलेगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब हम डिस्कशन करेंगे स्पेसिफाइड सप्लायर कौन होता है, स्पेसिफाइड रिसिपिएंट कौन होता है। चार्ट बुक में आ जाओ। स्पेसिफाइड सप्लायर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, कौन सा सर्विस है, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी। ओके, स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, ये सात में से कोई भी एक होना चाहिए, ठीक है। कौन सात लोग हैं? सबसे पहला
फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, सेकंड सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, थर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, फोर्थ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, कोई भी पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसने अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट का सर्विस लिया, ठीक है, किससे, अनरजिस्टर्ड जीटीए से या फिर आरसीएम वाले जीटीए से, इन दोनों केसेस में क्या हो जाएगा, आरसीएम अट्रैक्ट होगा। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब लिमिटेड, ठीक है, जो भी कंपनी का नाम होता है लिमिटेड लास्ट में होना चाहिए। ए एंड कंपनी इज नॉट बॉडी कॉर्पोरेट, ए लिमिटेड इज द बॉडी कॉर्पोरेट। पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूडिंग एलएलपी वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, ठीक है, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म इज अ स्पेसिफाइड रिसिपेंट। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इसके ऊपर डिस्कशन कंपोजिशन स्कीम में किया हुआ है। ओके, तो ये सातों ने अगर सर्विस लिया जीटीए से, जो आरसीएम वाला है या फिर अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, इन दोनों जीटीए से अगर इन सातों ने सर्विस लिया, तो इन सातों को आरसीएम में जीएसटी भरना पड़ेगा। जीएसटी पे करने के बाद उनको आईटीसी मिलेगा। जीएसटी का पेमेंट हमेशा कैश में होना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। लेकिन अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड है या फिर नॉट स्पेसिफाइड अनरजिस्टर्ड है, एंड स्पेसिफाइड रिसिपेंट भी नहीं है, अनस्पेसिफाइड रिसिपेंट, ठीक है, मतलब जीटीए अनरजिस्टर्ड एंड रिसिपिएंट भी नॉट स्पेसिफाइड, तो इस केस में ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है, उस केस में ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट होगा। क्लियर है, ठीक है। अगर किसी टैक्स डिडक्टर ने नंबर लिया है, ठीक है, टैक्स डिडक्टर कौन होता है, ये पेमेंट ऑफ टैक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर किसी टैक्स डिडक्टर ने नंबर लिया हुआ है, ओके, फॉर डिडक्टिंग टैक्स, उसने जीटीए का सर्विस लिया, तो यहाँ पर कोई आरसीएम नहीं आएगा, ठीक है। तो अपना फर्स्ट एंट्री खत्म हुआ है, फर्स्ट एंट्री इज कंप्लीट। नेक्स्ट इज लीगल सर्विसेज, सेकेंड एंट्री लीगल सर्विस, सेकेंड एंट्री इज लीगल सर्विस, ठीक है। अभी लीगल सर्विस स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट तुम लोग को मैं फ्लो चार्ट बना के दे रहा हूँ, ध्यान से उसको कॉपी करना अपने बुक में, ठीक है। ये टैक्सेबिलिटी का फ्लो चार्ट है। अभी जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, ओके, उसके ऊपर ये पूरा डिस्कशन। जीएसटी लगने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, चलो बताओ। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, वेदर यू आर सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज, और यू आर सप्लाइंग नीदर गुड्स नॉर सर्विस, ठीक है, नीदर गुड्स नॉर सर्विस। अगर नीदर गुड्स नॉर सर्विस है तो जीएसटी का सवाल ही नहीं आता, ऐसे मनी एंड सिक्योरिटी। लेकिन अगर आप गुड्स और सर्विसेज बेच रहे हो, ओके, अगर आप गुड्स और सर्विसेज बेच रहे हो, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, वेदर योर एक्टिविटी इज सप्लाई और योर एक्टिविटी इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है, यहाँ पर आप लोग कंप्लीट कर लेना, नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस है, दैट इज शेड्यूल 3, तो यहाँ पर जीएसटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, नो जीएसटी। लेकिन अगर आप सप्लाई कर रहे हो, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, वेदर यू आर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई और यू आर मेकिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई। आ रहा है क्या समझ में? अगर आप एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो तो भी जीएसटी भरने की कोई बात नहीं, ठीक है, कोई क्वेश्चन ही नहीं। अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर, तो क्या देखेंगे, वेदर यू आर अ टैक्सेबल पर्सन और यू आर नॉट अ टैक्सेबल पर्सन। अगर आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हो तो भी जीएसटी की बात नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, आप टैक्सेबल पर्सन भी हो, तो आपको जीएसटी भरना पड़ सकता है। आया समझ में? अब जीएसटी भरना है तो हम लोग क्या चेक करेंगे, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा कि रिवर्स चार्ज लगेगा, यही चेक करेंगे, बराबर ना। तो सबसे पहले क्या चेक करने का, हमेशा एक स्टेप दिमाग में रखो, सबसे पहले क्या चेक करना है, आरसीएम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आरसीएम लगने के लिए क्या होना चाहिए, स्पेसिफाइड सप्लायर, स्पेसिफाइड सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, दैट इज स्पेसिफाइड सप्लायर, स्पेसिफाइड सर्विस एंड स्पेसिफाइड रिसिपेंट।
अगर ये तीनों केस है तो आरसीएम लगेगा। ठीक है, आरसीएम लगेगा तो भर दो। अगर आरसीएम नहीं लग रहा है तो क्या चेक करेंगे, फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी भरना पड़ रहा है कि नहीं। तो फॉरवर्ड चार्ज के लिए क्या चेक करेंगे हम लोग, ये पूरा जो डायग्राम है ये पूरा फॉरवर्ड चार्ज के लिए चेक करेंगे। ठीक है, अब वो डायग्राम। ठीक है, तो या तो एफसीएम होगा या तो आरसीएम होगा। तो पहले आरसीएम को प्रेफरेंस दो। आरसीएम नहीं लग रहा है, ओके, आरसीएम नहीं लग रहा है, तो ये चार्ट के हिसाब से आप लोग डिसाइड करो किसको पे करना है। देखो यहाँ पर मैं एफसीएम लिखा हूँ जरूर, लेकिन हो सकता है कि ये चार्ट के हिसाब से आपका जो चेकिंग का जो पॉइंट है वो यहीं पर खत्म हो जाए। मतलब आपने पूरा चार्ट चेक किया, ट्रांजेक्शन एग्जाम मिला, तो एफसीएम तक पहुंचेंगे ही नहीं ना। क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो फॉरवर्ड चार्ज कब लगेगा, ये पूरा जो फ्लो चार्ट है उसको फुलफिल करोगे, यहां तक पहुंचोगे, यहां तक, तो फॉरवर्ड चार्ज। इसके बीच में कहीं पर भी अटक गए तो नॉट टैक्सेबल, तो नॉट टैक्सेबल। क्लियर, यहां तक पहुंचोगे तो फॉरवर्ड चार्ज। तो पहले आरसीएम चेक करो, फिर यहां तक पहुंचने की कोशिश करो, बीच में अटक गए तो नॉट टैक्सेबल, एंड अगर बीच में नहीं अटके यहां तक पहुंच गए तो फॉरवर्ड चार्ज। क्लियर है, समझ में आ गया सबको। ठीक है, अब ये पूरा रामायण महाभारत क्यों डिस्कशन किया मैंने, क्योंकि आपको ये बताने के लिए कि अगर कोई ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट है, ध्यान से सुनना, अगर कोई ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट है मतलब जिसके ऊपर जीएसटी नहीं आ रहा है, द ट्रांजैक्शन ऑन विच नो जीएसटी इज देयर, ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट, तो उसके ऊपर चार्ज क्रिएट ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि जब ट्रांजैक्शन टैक्सेबल होता है तो ही हम लोग देखते हैं कि फॉरवर्ड चार्ज में आना चाहिए या फिर रिवर्स चार्ज में आना चाहिए। अगर ट्रांजैक्शन खुद में ही एग्जेम्प्ट है, ट्रांजैक्शन खुद में ही एग्जेम्प्ट है, तो जीएसटी आना ही नहीं चाहिए। ओके, तो सबसे पहला चीज होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन आपका टैक्सेबल है कि नहीं, वो चेक कर लो। अगर ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट है तो चार्ज क्रिएट करेंगे ही नहीं। ओके, तो यहां पर हम लोग देखते हैं लीगल सर्विस में, लीगल सर्विस में हम लोग अभी क्या चेक करेंगे, एग्जेम्पशन कहाँ कहाँ पर। ठीक है, एग्जेम्पशन कहाँ पर है, ये हम लोग डिटेल में कहाँ पर देखते हैं वैसे, एग्जेम्पशन चैप्टर में, लेकिन अभी मैं बताऊंगा। तो लीगल सर्विस में कहा जाता है कि ये तीन ट्रांजैक्शंस एग्जेम्प्ट, ये तीन ट्रांजैक्शंस एग्जेम्प्ट है। कौन से तीन ट्रांजैक्शन है, सबसे पहला, इफ लीगल सर्विस इज प्रोवाइडेड टू अदर देन बिजनेस एंटिटी, टू अदर देन बिजनेस एंटिटी, मतलब अगर समझो मैंने लॉयर से सर्विस लिया फॉर माई फैमिली डिस्प्यूट, ओके, तो मैं बिजनेस एंटिटी नहीं हूँ, तो यहाँ पर लॉयर जो मुझे सर्विस दे रहा है वो एग्जेम्प्ट है। अगर सर्विस एग्जेम्प्ट है तो टैक्सेबिलिटी नहीं आएगा, तो फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज दोनों के बारे में नहीं सोचना। ओके, सेकंड, टू बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर अप टू थ्रेशहोल्ड इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब अगर मान के चलो मैं बिजनेस एंटिटी हूँ, मैंने लॉयर से सर्विस लिया, तो यहाँ पर क्या चेक करेंगे, यहाँ पर चेक ये करेंगे कि क्या मेरा टर्नओवर पिछले साल थ्रेश होल्ड से ज्यादा था। थ्रेश होल्ड मतलब 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख का लिमिट। अगर थ्रेश होल्ड से ज्यादा था मेरा टर्नओवर पिछले साल, ओके, ज्यादा था, तो करंट ईयर में आरसीएम। लेकिन अगर पिछले साल का मेरा टर्नओवर थ्रेश होल्ड से कम था तो करंट ईयर में मुझे क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा। मीनिंग देयर बाय लॉयर को भी जीएसटी पे नहीं करना, मुझे भी जीएसटी पे नहीं करना। ओके, थर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो इन लोगों ने अगर लीगल सर्विस लिया तो कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। ओके, आ रहा है समझ में पूरा। तो इन तीनों को अगर छोड़ दिया तो कौन बच गया, बच गए वो लोग जिनका टर्नओवर पिछले साल थ्रेश होल्ड से ज्यादा का था। ओके, तो ऐसे लोगों को आरसीएम में जीएसटी भरना पड़ेगा। समझ में, थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री, स्पॉन्सरशिप सर्विस, सॉरी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ठीक है, लीगल एंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दोनों साथ में सिखाता हूँ, तो सेकंड एंड थर्ड हम लोग साथ में करते हैं। थर्ड एंट्री एकदम सिमिलर है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वाला। ठीक है, थर्ड एंट्री आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट। ठीक है, जो हमने लीगल सर्विस में सीखा एज इट इज। फोर्थ एंट्री, स्पॉन्सरशिप सर्विस, फोर्थ एंट्री स्पॉन्सरशिप सर्विस।
ओके। अब स्पॉन्सरशिप सर्विस में ये कहा जाता है कि सप्लायर कोई भी चलेगा, लेकिन रिसिपिएंट कौन होना चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म। ओके। इस केस में आरसीएम में जीएसटी कौन भरेगा? बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप। ठीक है। अब इसका थोड़ा सा मैं डिटेल एनालिसिस करता हूँ। अगर ए लिमिटेड ने एक्स वाई जेड कॉलेज को स्पॉन्सर किया, ठीक है, एक्स वाई जेड कॉलेज को स्पॉन्सर किया, हु इज द सप्लायर, हु इज द रिसिपेंट? आई नो मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर रॉन्ग ही होता है इसमें। ए लिमिटेड ने स्पॉन्सर किया मतलब ए के जेब से पैसा गया, ठीक है, ही इज द पेयर। इसके जेब में पैसा आया, ही इज द पेई। ठीक है, जो पैसा देता है वो होता है रिसिपिएंट। क्लियर है? वो होता है रिसिपिएंट। तो यहाँ पर रिसिपिएंट इज बॉडी कॉर्पोरेट, इसीलिए यहाँ पर आरसीएम आएगा। आया समझ में? लेकिन अगर उल्टा केस होता, ठीक है, मिस्टर ए ने स्पॉन्सर किया ए लिमिटेड, मिस्टर ए ने स्पॉन्सर किया ए लिमिटेड को, हु इज द पेयर? मिस्टर ए। तो ए कौन हुआ? रिसिपेंट हुआ। ठीक है। सप्लायर कौन है? ए लिमिटेड। लेकिन हमको लिमिटेड कहाँ पर चाहिए? हमको लिमिटेड किधर चाहिए? रिसिपेंट में लिमिटेड होना चाहिए, ये रिसिपेंट था ना, रिसिपेंट में लिमिटेड होना चाहिए। यहाँ पर तो सप्लायर में लिमिटेड है, तो चलेगा, ये वाला पॉइंट चलेगा। लेकिन हमको रिसिपेंट कौन चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट ही होना चाहिए, या तो पार्टनरशिप होना चाहिए। अब यहाँ पर क्लियरली मालूम पड़ता है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट तो है ही नहीं, क्या ये पार्टनरशिप फॉर्म है? मिस्टर ए बोला मतलब इंडिविजुअल है, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म भी नहीं है। तो यहाँ पर आरसीएम इज नॉट एप्लीकेबल, आरसीएम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। अभी हम लोग क्या चेक करेंगे? क्या ये ट्रांजेक्शन एग्जाम्प्ट है? एग्जाम्पशन तो किधर था ही नहीं। तो अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या ए लिमिटेड टैक्सेबल पर्सन है। अगर ए लिमिटेड इज टैक्सेबल पर्सन, देन द ट्रांजेक्शन वुड बी टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, अदरवाइज इट इज नॉट टैक्सेबल, अदरवाइज इट इज नॉट टैक्सेबल। क्लियर सबको? ठीक है, आगे। एंट्री नंबर 5, गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विसेज, दैट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। ठीक है। अभी इसके साथ साथ दो और ऐड हो चुके हैं, कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये अमेंडमेंट है फॉर नवंबर 23 एग्जाम्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सर्विसेज। अभी गवर्नमेंट सर्विसेज को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये एंट्री नंबर 5 ए, ये दोनों इसके अंदर कवर हो रहा है। गवर्नमेंट सर्विसेज वुड बी बाइफरकेटेड इनटू थ्री कैटेगरी। सबसे पहला कैटेगरी वन, सबसे पहला कैटेगरी वन। ओके। सेकंड रहेगा कैटेगरी टू, एंड थर्ड इज कैटेगरी थ्री। ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। कैटेगरी वन में तीन सर्विसेज हैं। ठीक है, तीन सर्विसेज हैं। अब ये तीनों सर्विसेज जो हैं, वो तीनों ही सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है। इसमें फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है, मतलब एग्जेम्पशन किधर भी नहीं। ठीक है, एफसीएम में टैक्सेबल, मतलब जो गवर्नमेंट, दैट इज सप्लायर गवर्नमेंट ही है, तो गवर्नमेंट को जीएसटी भरना पड़ेगा। गवर्नमेंट वुड बी लायबल टू पे जीएसटी। तो कैटेगरी वन में तीन सर्विसेज है। सबसे पहली सर्विस सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, दैट इज स्पीड पोस्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो भी सर्विस हैं वो। सेकंड, सर्विसेज इन रिलेशन टू सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट एंड वेसल। ठीक है। थर्ड, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है। तो ये जो तीनों सर्विसेज हैं, ये तीनों ही फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है। ओके, तो आरसीएम का सवाल यहाँ पर नहीं उठेगा।
उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी, कैटेगरी टू इज फॉर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या ये रेंटिंग का सर्विसेज गवर्नमेंट से बिजनेस एंटिटी ने लिया है या फिर अदर देन बिजनेस एंटिटी ने लिया। ठीक है, अगर बिजनेस एंटिटी ने लिया है तो हम लोग देखेंगे क्या वो बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड है जीएसटी में या फिर अनरजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड है तो आरसीएम में जीएसटी भरना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? सो दिस इज द एंट्री नंबर 5A। ओके, एंड अगर अनरजिस्टर्ड है बिजनेस एंटिटी तो यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट को जीएसटी भरना पड़ेगा। एंड अदर देन बिजनेस है अगर, तो दिस ट्रांजेक्शन वुड बी एग्जेम्प्ट। क्लियर है सबको? मतलब गवर्नमेंट ने अगर एमआईडीसी का जो एरिया है उसका रेंट किया किसी फैक्ट्री को, तो यहाँ पर फैक्ट्री अगर रजिस्टर्ड है तो फैक्ट्री जीएसटी पे करेगा, फैक्ट्री अनरजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट खुद पे करेगा। एंड अगर किसी बिजनेस एंटिटी को दिया ही नहीं, ठीक है, किसी इंडिविजुअल को दिया फॉर पर्सनल पर्पस और चैरिटेबल पर्पस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो ट्रांजेक्शन ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे कैटेगरी 3 की। ठीक है, कैटेगरी 3। अब कैटेगरी 3 में अदर सर्विसेज क्या है? अदर सर्विस। अदर सर्विसेज का मीनिंग होता है जो पहली तीन एंड ये चौथी रेंटिंग, इन चारों को छोड़ करके। ठीक है, सो अदर सर्विसेज में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग सेम चीज देखेंगे, क्या बिजनेस एंटिटी को दिया या फिर अदर देन बिजनेस को दिया। ठीक है, अगर बिजनेस एंटिटी को दिया तो यहाँ पर हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे क्या उस बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में थ्रेशोल्ड से ज्यादा था या फिर कम था। ठीक है, थ्रेशोल्ड से ज्यादा तो आंसर भी लिख दिया यहाँ पर मैंने, तो थ्रेशोल्ड से अगर ज्यादा था तो आरसीएम आएगा। एंड अगर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर पिछले साल, ठीक है, पिछले साल थ्रेशोल्ड से कम था या फिर थ्रेशोल्ड तक था, तो यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन है ये एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में यहाँ पर ये फॉरवर्ड चार्ज में हुआ करता था, लेकिन अदर सर्विस में ये ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। ठीक है ना? लास्ट, अगर अदर देन बिजनेस होगा तो वैसे ही एग्जेम्प्ट, वैसे ही एग्जेम्प्ट। सबको क्लियर है क्या? तो गवर्नमेंट सर्विसेज का सारा पॉइंट्स यहाँ पर मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। अब डिस्कशन करेंगे अपन आगे 5B 5C, 5B 5C। 5A हो चुका, 5B 5C कर रहे हैं, 5AA बाद में करते हैं। 5B TDR FSI। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक बिल्डर हूँ बराबर, मेरे को किसी लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना है, तो लैंड ओनर से मुझे क्या लेना पड़ेगा, डेवलपमेंट राइट्स लेना पड़ेगा। तो उस लैंड ओनर ने मुझे, दैट इज प्रमोटर को, डेवलपमेंट राइट्स सेल किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रिसिपिएंट हुआ एंड लैंड ओनर जो है वो सप्लायर है। तो यहाँ पर रिसिपिएंट दैट इज प्रमोटर को जीएसटी आरसीएम में पे करना पड़ेगा। क्लियर? आगे 5C लॉन्ग टर्म लीज। तो लॉन्ग टर्म लीज पर जब भी मैं लैंड लेता हूँ तब मुझे एक प्रीमियम अमाउंट पे करना पड़ता है, अपफ्रंट अमाउंट पे करना पड़ता है। ठीक है, तो अपफ्रंट अमाउंट जो मैं पे करता हूँ, उस पेमेंट के ऊपर मुझे आरसीएम में जीएसटी भरना पड़ता है। ठीक है, क्यों? मैं प्रमोटर हूँ। अब डिस्कस करेंगे हम लोग 5AA। ठीक है, 5AA दैट इज सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन। एंट्री नंबर 5AA। अभी ये है आरसीएम का एंट्री, दैट इज चार्ज का एंट्री, लेकिन इसके साथ साथ एक एग्जेम्पशन का भी एंट्री पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इन दोनों चैप्टर को सिंक करके नहीं पढ़ेंगे तब तक बेटर क्लैरिटी नहीं मिलेगा। तो एग्जेम्पशन चैप्टर में एक एंट्री है जिसमें लिखा हुआ है सर्विसेज बाय वे ऑफ
बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, ठीक है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग आर एग्जेम्प्ट। देखो बीच में मैंने एक स्पेस छोड़ा है जानबूझ के। पहले क्या लिखा हुआ था? सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, मतलब रहने की जगह अगर आपने भाड़े पर दी, ठीक है, रहने की जगह अगर आपने भाड़े पर दी तो वो एग्जेम्प्ट। लेकिन पिछले अटेम्प्ट में अमेंडमेंट लाके क्या किया उन लोगों ने? पिछले अटेम्प्ट में अमेंडमेंट क्या लाया? रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन आर एग्जेम्प्ट। ये अमेंडमेंट है, ग्रीन में जो लिखा वो अमेंडमेंट, मतलब पिछली बार। मतलब अभी क्या पोजीशन है? रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो टैक्सेबल, अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो एग्जेम्प्ट। समझ में आ रहा है? अब अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो टैक्सेबल है, टैक्सेबल है मतलब हमको अब क्या देखना पड़ेगा? चार्ज। तो जीएसटी कौन पे करेगा? टैक्सेबल तो हो गया सर्विस, जीएसटी कौन पे करेगा? अब यहाँ पर एंट्री नंबर 5AA आने की वजह से जीएसटी रिसिपिएंट को आरसीएम में पे करना पड़ता है। गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी एंट्री में क्या लिखा है वो सुनो। स्पेसिफाइड सर्विस क्या है? सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है, ये स्पेसिफाइड सर्विस है। ठीक है, ये स्पेसिफाइड सर्विस है। ठीक है, ठीक से कॉपी हुआ नहीं वो, ठीक है, जान दो। यहाँ पर मैं हाथ से लिख देता हूँ। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। सप्लायर में है एनी पर्सन, कोई भी सप्लायर हो सकता है, ठीक है। लेकिन रिसिपेंट कौन होना चाहिए? यहाँ पर हमने क्या देखा? अदर देन रिसिपेंट होगा तो टैक्सेबल है, ठीक है, अदर देन रजिस्टर्ड होगा तो टैक्सेबल। तो यहाँ पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि रिसिपेंट अगर रजिस्टर्ड है तो आरसीएम में टैक्सेबल होगा, अगर अनरजिस्टर्ड है तो एग्जेम्प्ट है। टू अदर देन रजिस्टर्ड आर एग्जेम्प्ट, मतलब टू रजिस्टर्ड इज टैक्सेबल, ठीक है। टू रजिस्टर्ड क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। अब टैक्सेबल किस में होगा? आरसीएम के अंडर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए अगर फॉर एग्जांपल किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने जगह लिया है भाड़े पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आरसीएम में जीएसटी भरना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि तुम लोग को प्रैक्टिकल मालूम पड़े। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है अपने एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज के लिए वो एक हेडक्वार्टर लेती है रेंट पे, ठीक है। अब उस हेडक्वार्टर्स में एम्प्लॉयज रेसिडेंशियल ड्वेलिंग कर रहे हैं। सर्विस किसने लिया? कंपनी ने। एंड दिस कंपनी इज द रजिस्टर्ड पर्सन इन जीएसटी। तो यहां पर इस कंपनी को जीएसटी पे करना पड़ेगा आरसीएम के अंडर। आया है समझ में? क्लियर है? लेकिन अगर कोई प्रोपराइटर है, वो भाड़े पर रहता है, ठीक है, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, प्रोपराइटर है, ही इज रजिस्टर्ड, वो भाड़े पर रहता है, ठीक है, प्रोपराइटर इज ऑन रेंट। तो यहाँ पर क्या उस रेंटल पेमेंट पर प्रोपराइटर को, ठीक है, पर्सनल कैपेसिटी में आ गए, ये कंपनी से कोई लेना देना नहीं इसका, दैट इज प्रोपराइटरशिप फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये प्रोपराइटर खुद अगर भाड़े पर रहता है तो क्या इस भाड़े पे भी आरसीएम आएगा? आंसर इज नो, इस भाड़े के ऊपर आरसीएम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये अमेंडमेंट है फॉर नवंबर 2023 और दिसंबर 2023 एग्जाम्स। मतलब अगर प्रोपराइटर पर्सनल कैपेसिटी में रेंट का पेमेंट कर रहा है पर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर प्रोपराइटर को उसमें कंपनी में, दैट इज उसका जो भी फर्म है, प्रोपराइटरशिप कंसर्न है, उसमें उसको आरसीएम का पेमेंट नहीं करना, ठीक है।
लेकिन अगर वो बिजनेस के लिए ले रहा है, फॉर रेसिडेंशियल लिविंग, इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है एम्प्लॉयज वाला। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आरसीएम में आएगा, लेकिन और पर्सनल रेसिडेंस के लिए अगर उसने जगह को भाड़े पर लिया है, उसके ऊपर आरसीएम नहीं आएगा। गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ गया? तो ये वाला पॉइंट है। आगे 5B 5C हो गया। नेक्स्ट इज डायरेक्टर। अब डायरेक्टर के केस में हम लोगों ने बोला था सप्लाई चैप्टर का जो डिस्कशन था वो हम लोग अभी करेंगे। तो डायरेक्टर दो टाइप के होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर वर्क एज द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर होल टाइम डायरेक्टर को जो रेमुनरेशन दिया जाएगा उसको हम लोग सैलरी के नाम से जानते हैं, एंड सैलरी इज इन शेड्यूल 3, तो नो जीएसटी। ठीक है, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रेमुनरेशन दिया जा रहा है, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जब भी कंपनी रेमुनरेशन देगी तो उस पर कंपनी को जीएसटी आरसीएम में पे करना पड़ेगा। क्लियर है? अभी गवर्नमेंट ने उस सर्कुलर के थ्रू और एक बेसिस दिया है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें। अगर कंपनी ने 194J में टीडीएस डिडक्ट किया, दैट इज प्रोफेशनल में, तो यहाँ पर आरसीएम आएगा, कंपनी को जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर टीडीएस डिडक्ट किया 192 में, दैट इज सैलरी वाले में, तो यहाँ पर जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है? और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी सिटिंग फीस का पेमेंट होता है टू एनी डायरेक्टर, एनी मतलब चाहे होल टाइम चाहे फुल टाइम, ठीक है, चाहे पार्ट टाइम, जो भी है, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव, किसी भी डायरेक्टर को अगर सिटिंग फीस का पेमेंट होता है, तो सिटिंग फीस का जो अमाउंट है, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, मतलब कंपनी को जीएसटी भरना पड़ेगा। समझा? उसके बाद नेक्स्ट, इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी को भरना है। रिकवरी एजेंट टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, तो इन तीनों को भरना है। नेक्स्ट इज म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और द लाइक। ठीक है, म्यूजिक कंपोजर जैसे विशाल ददलानी, उसने अगर म्यूजिक कंपनी को दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल टी सीरीज, तो यहाँ पर टी सीरीज को आरसीएम में जीएसटी भरना पड़ सकता है। ओके, आगे ऑथर टू पब्लिशर, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑथर हूँ, मैंने बुक लिखा एंड टैक्समैन को राइट्स दिया पब्लिशिंग का, तो यहाँ पर पब्लिशर को जीएसटी आरसीएम में भरना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने मेरे को भी एक ऑप्शन दिया। ठीक है, एज अ ऑथर मुझे ऑप्शन क्या दिया, मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ, मैं एक डिक्लेरेशन दे सकता हूँ कि भाई मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, मैं खुद जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में पे करूंगा, पब्लिशर को पे करने का जरूरत नहीं। ऐसे केस में ऑथर को खुद को पे करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, ओवरसीइंग कमिटी टू आरबीआई। ठीक है, अगर ओवरसीइंग कमिटी ने आरबीआई को सर्विसेज दिया, तो यहाँ पर आरबीआई को पे करना है। आगे इंडिविजुअल डीएसए, डीएसए मींस डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कौन होते हैं? डायरेक्ट सेलिंग एजेंट मतलब कि जो लोन वगैरह का काम करते हैं, ठीक है, लोन का रेफरेंस वगैरह देते हैं, मालूम? तो जो इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल, नॉट कंपनी, नॉट पार्टनरशिप फर्म, कुछ भी नहीं, एलएलपी भी नहीं होना चाहिए। अगर इंडिविजुअल डीएसए ने किसी भी बैंकिंग कंपनी को या फिर एनबीएफसी को सर्विस दिया, तो यहाँ पर बैंकिंग कंपनी या फिर एनबीएफसी को आरसीएम में जीएसटी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज बिजनेस फैसिलिटेटर टू अ बैंकिंग कंपनी। ओके, बिजनेस फैसिलिटेटर कौन होता है? बिजनेस फैसिलिटेटर वो होते हैं जो बैंक के बिहाफ पर ट्रांजैक्शंस कैरी आउट करते हैं। ओके, बैंक के बिहाफ पर क्या करेंगे वो लोग, ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने में हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो रूरल एरिया है, ओके, तो रूरल एरिया में अगर किसी पर्सन को एनईएफटी करना है, आईएमपीएस करना है, उसको नहीं आएगा, तो बिजनेस फैसिलिटेटर क्या करेगा, उस बैंक के बिहाफ पर उन लोग को ट्रांजैक्शन कैरी आउट करने में हेल्प करेगा, फैसिलिटेट करेगा, लेकिन खुद ट्रांजैक्शन नहीं करेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर। तो बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंकिंग कंपनी को सर्विस दे रहा है, तो यहाँ पर बैंकिंग कंपनी को आरसी में जीएसटी भरना पड़ेगा। आगे होता है बिजनेस करस्पॉन्डेंट। बिजनेस करस्पॉन्डेंट वो होते हैं जो बैंक को अपना बिजनेस बड़ा करने में हेल्प करता है। ठीक है? ठीक है, मतलब वो लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन कैरी आउट भी कर सकते हैं। तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट, एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस दिया, ठीक है, मतलब बिजनेस करस्पॉन्डेंट क्या करते हैं, एजेंट्स को भी अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पर एजेंट ने अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस दिया, तो यहाँ पर बिजनेस करस्पॉन्डेंट वुड बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। पर अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने बैंक को सर्विस दिया, तो यहाँ पर बिजनेस करस्पॉन्डेंट को फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी भरना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट,
सिक्योरिटी सर्विसेज। अभी सिक्योरिटी पर्सोनल का जो सर्विस है, फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सिक्योरिटी सर्विसेज। अब सिक्योरिटी सर्विसेज का हम अगर बात करें तो सिक्योरिटी सर्विसेज में अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, ये आरसीएम में कवर्ड है। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कि सप्लायर कौन होना चाहिए, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रिसिपिएंट कौन होना चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। तो इस केस में आरसीएम लगेगा, इस केस में आरसीएम लगेगा। आया है समझ में? मतलब अगर ए एन कंपनी, इट इज अ सप्लायर, ठीक है, ये पार्टनरशिप फॉर्म है, इसने किसी कंपनी को सर्विस दिया ए लिमिटेड, जो कि रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर आरसीएम में, आरसीएम में किसको पे करना पड़ेगा, ए लिमिटेड को। लेकिन मान के चलो कि अगर ये ए लिमिटेड अनरजिस्टर्ड होता, ठीक है, अनरजिस्टर्ड होता, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या सप्लायर रजिस्टर्ड है, क्या सप्लायर टैक्सेबल पर्सन है। आंसर अगर यस आता, सप्लायर टैक्सेबल पर्सन है, तो इस केस में फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी आता। लेकिन अगर सप्लायर भी टैक्सेबल पर्सन नहीं है एंड रिसिपिएंट भी स्पेसिफाइड नहीं है, ओके, तो ये ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, नॉट लायबल टू जीएसटी। आया समझ में? क्लियर है? तो सिक्योरिटी सर्विस वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पर दो पॉइंट लिखे हुए हैं। अगर किसी पर्सन ने टैक्स डिडक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है, उसने अगर सिक्योरिटी सर्विस लिया, तो यहाँ पर आरसीएम नहीं आएगा। एंड अगर कंपोजिशन पर्सन ने सिक्योरिटी सर्विस लिया, तो यहाँ पर भी आरसीएम नहीं आएगा, मतलब फॉरवर्ड चार्ज आएगा, प्रोवाइडेड सप्लायर इज रजिस्टर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट इज रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। यहाँ पर एक बार रीड करते हैं। सर्विसेज प्रोवाइड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन्ड टू कैरी पैसेंजर, मतलब पैसेंजर को कैरी करने वाला मोटर व्हीकल अगर भाड़े पर देने वाला उसका बिजनेस है, वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज्ड फ्रॉम रिसिपिएंट। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान के चलो मैंने, मतलब मेरा बिजनेस है, से रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का मेरा बिजनेस है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि मेरा एक दिन का चार्ज होगा 5,000 रुपीज, ठीक है, 5,000 रुपीज चार्ज रहेगा। गाड़ी भाड़े पर मिलेगा आपको, ठीक है, ड्राइवर के साथ मिलेगा, फ्यूल भी इंक्लूडेड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है, आपको गाड़ी भाड़े पर मिला विथ पेट्रोल, 5,000 रुपये में आपने उसको एंजॉय किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा ट्रांजेक्शन आरसीएम में लगेगा कि नहीं, वो हम लोग चेक करने वाले हैं अभी। डिपेंड करता है। सप्लायर कौन होना चाहिए, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रिसिपिएंट कौन होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए बॉडी कॉर्पोरेट, वेदर और नॉट रजिस्टर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अगर मैं ये नहीं लिखता ना, वेदर और नॉट रजिस्टर्ड, तो भी इसका मीनिंग सेम ही होता। ये जानबूझ के लिखा ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। खाली बॉडी कॉर्पोरेट लिखोगे तो भी सेम ही पोजीशन रहने वाला है, ओके। इसका क्या मीनिंग हुआ, अगर किसी कंपनी ने पूरे महीने के लिए रेंट पे कार को लेके रखा है, ठीक है, पूरे महीने के लिए लेके रखा है, पूरे महीने का भाड़ा एग्जाम्पल 90,000, ठीक है। अब इस 90,000 में क्या होगा, जब भी डायरेक्टर आने वाले रहेंगे आउट ऑफ इंडिया से या फिर कहीं बाहर से, तो पिक एंड ड्रॉप के लिए काम आएगा, ठीक है, पिक एंड ड्रॉप के लिए काम आएगा। तो यहाँ पर 90,000 का जो रेंटल है पर मंथ, उस रेंटल के ऊपर इस कंपनी को, मतलब लिमिटेड, ओके, जहां पर भी लास्ट में लिमिटेड होना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड हो या फिर पब्लिक लिमिटेड, तो यहाँ पर कंपनी को जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट, समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पर रेंटिंग
एंड हायरिंग, इन दोनों में एक डिफरेंशिएशन आप लोगों को करना पड़ेगा। रेंटिंग एंड हायरिंग, रेंटिंग में क्या होता है, पीरियोडिकली बिलिंग होता है, ठीक है। हायरिंग में किलोमीटर के हिसाब से बिलिंग होता है, जितना किलोमीटर चलोगे उतना चार्ज। रेंटिंग में पीरियड वाइज बिलिंग होता है, मतलब 15 दिन का इतना चार्ज, भले कितना किलोमीटर चलो मत चलो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पीरियड के हिसाब से होगा वो। क्लियर। तो ये जो एंट्री है, एंट्री नंबर 15, इसमें क्या कवर्ड है, रेंटिंग इज कवर्ड, नॉट हायरिंग। गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अभी। तो ये वाला हो चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो सप्लायर का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, इसका बेसिक मीनिंग क्या है, देखो एंट्री नंबर 15 का डिस्कशन कर रहा हूँ। इसमें सप्लायर जो लिखा हुआ है, ओके, इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है, एकदम सिंपल। जो रेंटिंग पर मोटर व्हीकल प्रोवाइड करते हैं, उनके पास भी दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि वो 6% 12% जीएसटी चार्ज करें, ओके। दूसरा, जीएसटी चार्ज ना करें। अगर जीएसटी चार्ज करने वाला सप्लायर है, ओके, जीएसटी चार्ज करने वाला अगर सप्लायर है, तो आरसीएम की बात ही नहीं करनी। अगर सप्लायर जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा है, ओके, तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि क्या सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, एंड क्या रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट है। अगर ये दोनों चीजें फुलफिल होती हैं, तो ही आरसीएम में बॉडी कॉर्पोरेट को जीएसटी भरना पड़ेगा। क्लियर। ओके, आगे। सेबी लेंडिंग स्कीम। अब ये सेबी लेंडिंग स्कीम एकदम डिटेल में मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम वेस्ट होएगा, एग्जाम में आएगा उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अभी सेबी लेंडिंग स्कीम में क्या होता है, एक स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज होती हैं, ओके। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, समझो फॉर एग्जांपल मेरे पास रिलायंस का शेयर है, ओके। तो मेरे को लग रहा है कि रिलायंस का भाव आगे जा करके बढ़ने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको होल्ड करूंगा, बराबर। मेरे को लग रहा है 6 महीने में बढ़ेगा, तो 6 महीने तक मैं होल्ड करूंगा। लेकिन और एक पर्सन है, उसको लग रहा है कि रिलायंस का भाव गिरने वाला है, ओके, 6 महीने के दरम्यान वो गिर जाएगा भाव। तो ये पर्सन क्या बोलता है कि मैं इसको सेल कर दूंगा, एंड 6 महीने के बाद मैं उसको बाय कर लूंगा। समझ के चलो कि 2,500 का भाव चल रहा है, तो 2,500 पे आज के दिन उसने सेल कर दिया। तो बाय कितने पे करेगा, समझो 6 महीने बाद 2,000 भाव हो जाता है, तो बाय करने को रेडी हो जाएगा 2,000 में, एंड 500 का प्रॉफिट बुक करेगा। पर सवाल ये उठता है कि इसको जो शेयर्स सेल करने हैं, उसके पास शेयर्स होने भी चाहिए, पर इसके पास शेयर्स नहीं है। अभी शेयर्स किसके पास है, किसी और पर्सन के पास है। तो बीच में यहाँ पर इंटरमीडियरीज होंगे, ओके, जो ब्रोकर बोलते हैं अपन। तो यहाँ पर इसने अपने ब्रोकर को बोल के रखा, इसने अपने ब्रोकर को बोल के रखा, उस तरीके से ट्रांजेक्शन हुआ। अब यहाँ पर जिसके पास शेयर्स है, ठीक है, ये पर्सन ने क्या किया, ये पर्सन ने ये पर्सन ने इसको शेयर्स लेंडिंग पे दे दिए, भाड़े पर दे दिए, ठीक है। अब ये पर्सन क्या करेगा, इस शेयर्स को मार्केट में सेल कर देगा, ठीक है, एट 2,500, एंड 6 महीने बाद उसको परचेस करके वापस से इसको दे देगा। क्लियर। तो 2,000 में इसने परचेस करके दे दिया, तो 500 का प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट में से फॉर एग्जाम्पल इसका जो लेंडिंग चार्जेस है वो 100 रुपया है, तो नेट प्रॉफिट इसका कितना हुआ, 400 रुपया। तो सवाल ये आ रहा है कि जो 100 रुपए का लेंडिंग चार्जेस इस पर्सन ने अर्न किया, ठीक है, उसके लिए सप्लायर कौन, रिसिपेंट कौन। इसको पैसा मिल रहा है तो ही इज द सप्लायर, ये पैसा पे कर रहा है तो ही इज द रिसिपेंट, ठीक है। तो यहाँ पर बीइंग द बोरोवर, इस रिसिपेंट को आरसीएम में जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्लियर है। लेकिन जो इंटरमीडियरी सर्विसेज है, दे विल बी टैक्सेबल अंडर नॉर्मल चार्ज, दैट इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर है पॉइंट। ठीक है। तो अपना सारे एंट्रीज खत्म हो चुकी है, ठीक है, दोनों फ्लो चार्ट्स भी हो चुका है। अभी सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ओके, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, ये सीए इंटर को एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, तो सीए इंटर वालों के लिए ये वीडियो यहाँ पर खत्म हो चुका है। सेक्शन नंबर 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, नाउ दिस इज द सेक्शन which is for interstate supply, charging section for interstate supply. This section is ditto same to section 9 except वहां पर सीजीएसटी था, यहाँ पर आईजीएसटी, वहां पर इंट्रास्टेट सप्लाई था, यहाँ पर इंटरस्टेट सप्लाई है। क्लियर है पॉइंट। तो सेक्शन नंबर 5,
वन सेम, IGST shall be levied on all interstate supplies except petroleum product and alcohol liquor for human consumption। एकदम सेम है सब कुछ, खाली डिफरेंशिएशन फैक्टर यहाँ पर आएगा। ये पॉइंट क्या बोल रहा है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर जो IGST लगेगा, इट विल बी एज पर सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 7 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट एंड नॉट एज पर GST एक्ट। क्लियर। सेक्शन नंबर 5(2) सेम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बाहर है वही लिखा हुआ है। 5(3), 5(3) कुछ सर्विसेज RCM में टैक्सेबल है, ठीक है। IGST के RCM में कुछ सर्विसेज टैक्सेबल है, दो सर्विस है, अभी अभी देख लेते हैं हम लोग। अभी जो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखा है, इसको मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ। डिटेल में हम इसको एग्जेम्पशन चैप्टर में करेंगे, ठीक है। एग्जेम्पशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन दोनों चैप्टर में डिटेल में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए एकदम सिंपल समझ के चलो, एकदम सिंपल। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब अगर मैंने इंडिया के बाहर से कुछ सर्विस लिया, ठीक है, इंडिया के बाहर से मैंने कुछ सर्विस लिया, तो यहाँ पर RCM में मुझे GST पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इंडिया के बाहर से मैंने कुछ सर्विस लिया, तो यहाँ पर RCM में मुझे GST पे करना पड़ेगा। क्लियर। लेकिन अगेन वही चीजें हैं, पहले सप्लाई होना चाहिए। सप्लाई होने के लिए क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होगा तो हमेशा सप्लाई, अगर विदाउट कंसिडरेशन होगा तो रिलेटेड पार्टी एंड बिजनेस पर्पस होगा तो सप्लाई। क्लियर है, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो सप्लाई होने के बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, क्या एग्जेम्पशन कहीं पर है या नहीं है। ठीक है, अगर एग्जेम्पशन होगा तो एग्जेम्पशन का बेनिफिट लेंगे, RCM में GST पे नहीं करेंगे। अगर एग्जेम्पशन भी नहीं है, एग्जेम्पशन भी नहीं, तो RCM में पे करना पड़ेगा। क्लियर है। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज RCM में टैक्सेबल है। यह IGST का नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 सेंट्रल सॉरी इंटीग्रेटेड टैक्स रेट बताता है। अभी ये जो डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैंने आपको जैसे बोला प्लेस ऑफ सप्लाई में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट RCM का एंट्री। अगर आपने नॉन रेसिडेंट, दैट इज नॉन रेसिडेंट शिपिंग एजेंसी, ठीक है, नॉन रेसिडेंट शिपिंग एजेंसी, उससे अगर आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट का सर्विस लिया, ओके, फॉर एग्जांपल आपका कोई पार्सल आने वाला था जापान से, तो जापान का जो शिपिंग एजेंसी है उससे आपने सर्विस लिया फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम जापान टू इंडिया, एंड आपने फ्रेट का पेमेंट किया, आप कौन हो, इंपोर्टर। तो इंपोर्टर जब भी नॉन रेसिडेंट कंपनी को, दैट इज नॉन टैक्सेबल पर्सन को, सॉरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाले पर्सन को फ्रेट का चार्जेस देगा, तो यहाँ पर फ्रेट के ऊपर GST किसको पे करना पड़ेगा, इंपोर्टर को पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल by way of transportation of goods by vessel from a place outside India till the custom station of India। समझ में आया। तो यहाँ पर वेसल का ट्रांसपोर्टेशन कवर्ड है। तो सप्लायर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाला है, जापान का सप्लायर। रिसिपेंट कौन है, इंपोर्टर है। तो इंपोर्टर को RCM में GST भरना पड़ेगा। ओके, 5(4), 5(5) एकदम सिमिलर। ठीक है, ये वाला जो चार्ट है इसको आप लोग कट कर सकते हो, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। सो हियर वी कंप्लीट, GTA का भी मैंने आप लोग को ये बना के दिया था पहले ही। सो हियर वी कंप्लीट विथ एंटायर चार्ज ऑफ GST। एक बार फिर भी नजर घुमा लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं। हाँ, ये वाला एक सर्कुलर था जो मैंने आप लोगों को बोला थोड़ी देर में लास्ट में बताऊंगा। अभी ये सर्कुलर डिस्कस कर लेते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ठीक है, दिस इज द एयरलाइन ऑपरेटर। ठीक है, ये है एयरलाइन ऑपरेटर। अभी ये लोग क्या करते हैं, लाइसेंस देते हैं एयरलाइन कंपनी को जहाज उड़ाने के लिए। ठीक है, एयरलाइन कंपनी को लाइसेंस दिया जाता है कि आप लोग क्या कर सकते हो, प्लेन उड़ा सकते हो। अभी इतना पूरा खर्चा किया हुआ है, ठीक है, इतना एयरपोर्ट वगैरह बनाया, रनवे बनाया, तो और एयरलाइन कंपनी सारा प्रॉफिट लेके जाएगा तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एयरलाइन ऑपरेटर को दो चीजें चाहिए। ठीक है, दो चीजें चाहिए। सबसे पहली, पैसेंजर सर्विस फी। ठीक है, दूसरा, यूजर डेवलपमेंट फी। पैसेंजर सर्विस फी, यूजर डेवलपमेंट फी, ये दो चीजें किसको चाहिए,
एयरलाइन ऑपरेटर को। तो ये एयरलाइन कंपनी को कहते हैं कि जब भी आप लोग टिकट का प्राइस यहाँ पर लगाओगे आपके वेबसाइट पे, उसके साथ साथ आप लोग पीएसएफ का चार्जेस एंड यूडीएफ का चार्जेस ये दोनों आप लोग ऐड कर लो। ओके, एंड टोटल करके आप लोग ले लेना, मतलब जीएसटी भी आएगा जो भी आपका। पर ये जो जीएसटी है ये किसके ऊपर आएगा? 8,000 के ऊपर आएगा या फिर इस टोटल पे आएगा? ये सवाल है। ठीक है, इसका जवाब ये है कि पीएसएफ एंड यूडीएफ जो है वो सिर्फ एक रीइंबर्समेंट है। मतलब इन लोगों से मैं लूंगा एंड आपको दे दूंगा, मेरा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो पीएसएफ एंड यूडीएफ के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। जीएसटी सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर आएगा? इस 8,000 के ऊपर आएगा। पीएसएफ एंड यूडीएफ के ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा। क्लियर है, समझ में आया? अभी पीएसएफ यूडीएफ इन लोग को ने यहाँ पर रेमिट किया, तो एयरलाइन कंपनी क्या बोलता है, हमने हमारे टिकट में ऐड करके रिसिपेंट से कलेक्ट किया, आपको पे किया, तो ये सब हमने आपको क्या दिया है? कलेक्शन सर्विस दिया। क्या दिया हमने आपको? कलेक्शन सर्विस दिया। तो इस कलेक्शन सर्विस के ऊपर हम जीएसटी चार्ज करेंगे। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया आपने ये कलेक्ट किया, तो 100 रुपया कलेक्ट करने के लिए आप लोग चार्ज करते हो 10 रुपीज। सो इस 10 के ऊपर जीएसटी आएगा, लेकिन इस 200 रुपये के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। गेटिंग द पॉइंट? सो हियर वी कंप्लीट विद दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।